फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, चीजें तो समझ में आ गई होगी, सारा कुछ आसान लग रहा होगा आप लोग को, एम आई राइट? हम शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी मीटिंग, क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोगों को आसान लग रहा होगा ना फर्स्ट चैप्टर, बताइए। यस सर। है ना? ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ा है और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज हमारा पहला लेक्चर है लॉ का, लीगल स्टडीज का। हम पहले एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इससे एडवांस रूप में जो चीज है उस पर हम जाएंगे। तो कई बार मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे रिजर्व कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ आपको कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब हम एडवांस में जाएंगे तब उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सब चीज का एक सिस्टमेटिक वे होता है करने का। तो खैर देखते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। कुछ पोर्शन आज हम 3-4 पेज देखते हैं कितना हम पढ़ सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं और हमें ये समझना है कि हमें पढ़ना कैसे है। आज हम ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे पढ़ना चाहिए। आवाज मेरी क्लियर है ना? कोई दिक्कत यदि थोड़ी बहुत भी हो तो बताइए आप। नो सर, कोई दिक्कत। ठीक है, ओके फाइन, आई एम शेयरिंग स्क्रीन नाउ। यस, ठीक है, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ ठीक है। देखिए पहला जो चैप्टर हमारे पास है वो है जुडिशरी का, ठीक है? जुडिशरी का चैप्टर है और जुडिशरी हम कई मायनों में बहुत कुछ पता होता है हम लोग को, और लगता है कि मुझे मतलब आप जब पढ़ते हैं तो लगता है आसान है और पता है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर पढ़ा कैसे जाए, कैसे आप पढ़ें, किस तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं, ठीक है? अब मैं नहीं किसी को एक्सेप्ट कर रहा, जो भी आ गए हैं वो ठीक है, अदरवाइज मैं अब नहीं करूंगा ऐसे बीच बीच में, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप में से जो लोग भी पढ़ा है वो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है? फर्स्ट पैराग्राफ जो है आप इसको देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्या सारे लोगों को इन वर्ड्स का मीनिंग पता है क्या? कॉमन लॉ, कॉमन लॉ मतलब पता है क्या होता है कॉमन लॉ? किसी को पता है? कोई एक व्यक्ति बता सकता है कॉमन लॉ का मतलब? कोई भी एक जी। ये जो क्लास है इंटरेक्टिव क्लास होगा, ऐसा नहीं कि मैं आया और बोल दिया हमारे पास टाइम खूब है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए ताकि बाद में टेंशन नहीं हो, नहीं तो लास्ट मंथ में दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ाई कितना भी कर दो वो कवर अप नहीं हो पाता है। आप आराम से अभी से पढ़िए। बताइए कॉमन लॉ क्या होता है? आप में से पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैं पहला चैप्टर का पहला वर्ड मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि क्या है कॉमन लॉ। कोई है यहाँ पे जो बता सकता है? सर जो सभी के लिए बनाया गया हो, नहीं लॉ में सर कॉमन लॉ, सर कॉमन लॉ एक मेथड है जो इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर फॉलो होता है, इंडिया सर यूएसए जैसी कंट्री में फॉलो होता है। इस लॉ के अंदर सर जो एडवोकेट्स होते हैं वो सर एक्टिव होते हैं और जज होते हैं न्यूट्रल, एंड सर मतलब हाँ जी। और कोई? कॉमन लॉ एक अनरिटन लॉ होता है सर। कॉमन लॉ मतलब आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। सर इसमें कॉमन लॉ जो होता है सर, इसमें जो होता है जो फैक्ट्स को जो निकालने की बात होती है, यानी कि फैक्ट्स प्रूफ करने का जो बर्डन होता है वो मोस्टली जो है लॉयर्स पे आता है। वो जो एक जो जज होता है वो सिर्फ एज ए मीडिएटर का रोल उसका होता है, ज्यादा रोल उसके पास नहीं है कि वो डिसाइड कर सकता है नहीं कर सकता। लेकिन एडवर्सरियल लॉ में क्या होता है सर? हम एडवर्सरियल की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्सरियल सिस्टम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कॉमन लॉ। एडवर्सरियल छोड़ दीजिए, यही है समय जब टाइम पे आएगा तब एडवर्सरियल हम डिटेल में बता देंगे। अभी तो हम पहला वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ बस उसको हम फोकस कर रहे हैं। अमित जी आपने बोला ये कॉमन वाली चीज की सारे लोगों के लिए है। देखिए मैं आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, जब भी आपको लॉ के सब्जेक्ट में कुछ चीज नहीं आ रहा है तो कभी भी जनरलाइज मीनिंग उसका नहीं होगा, मुझे एकदम 100% पता है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म होता है। यहाँ पे कॉमन मतलब लगता है हम लोगों को कि सारे लोगों के लिए बना हो, बट दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन यूजुअली कोई यदि नहीं भी जानता है तो उसको थोड़ा सा कर सकता है कि आसपास का चीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे बीच बीच में, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि किस तरीके से टेक्निकल मीनिंग हो जाता है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए हम यहाँ पे आपको बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा वर्ल्ड का जस्टिस सिस्टम है ये जो है अलग अलग तरीके का है। कुछ जो कंट्रीज हैं वो कॉमन लॉ कंट्रीज माने जाते हैं क्योंकि वो कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ जो कंट्रीज हैं वो सिविल लॉ माने जाते हैं क्योंकि ये जो है सिविल लॉ को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये कॉमन लॉ सिविल लॉ एज सच नहीं, इसको सिस्टम यहां लिखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। कॉमन लॉ, एक मिनट, कॉमन लॉ
सिस्टम है, और इससे और ज्यादा अच्छा कर दो तो जुडिशियल सिस्टम लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम। अदरवाइज सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एक और आएगा, फिर वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे कि सर आपने सिविल लॉ का मतलब कुछ और बताया था, अभी कुछ और बता रहे हो। आईपीसी जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं कंपैरिजन करूंगा तब आपको वहां पे सिविल लॉ बताऊंगा कि ये सिविल लॉ होता है, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर वहां पे कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और बताया, क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कंफ्यूज कर रहे हो। बेसिकली ये सिस्टम है, जैसे हमारे कंट्री में दो अलग अलग यदि मेजर पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो हम लोग फॉलो करते हैं, कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है अपने आप को एक पार्टिकुलर सिस्टम से, ठीक है। यदि वो बीजेपी से एसोसिएट करता है तो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी का सपोर्टर है, दूसरा वाला कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है, तीसरा आप हो सकता है आपका सपोर्टर है। तो तीन अलग अलग हमारे पास यहाँ पे पार्टियां हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो पूरा वर्ल्ड है बेसिकली उसमें दो इंपॉर्टेंस जो है जुडिशियल सिस्टम की बात हम करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम जुडिशरी की बात करेंगे तो पूरे विश्व में बेसिकली दो मेजर, बाकी और भी चीजें हैं लेकिन दो मेजर जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो कॉमन लॉ सिस्टम है और सिविल लॉ सिस्टम है। इसमें क्या चीजें होती है, कैसे होती हैं, वो हम आराम से पढ़ते रहेंगे, इतना लोड नहीं देना है। अभी आपको यह समझना है कि कॉमन लॉ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत कुछ कंट्रीज आते हैं और जो कंट्रीज उसके अंदर होंगे वो उसी के विचारधारा पे चलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो सिविल लॉ जुडिशियल सिस्टम वाले कंट्री होंगे उसमें जो भी कंट्री होंगे वो उसके विचारधारा पे चलेंगे। ये वाली चीज है। कौन सही है कौन गलत है हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करते इसमें, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपको ये बोले कि कौन पार्टी सही है, कांग्रेस वाला सही है, बीजेपी वाला सही है, आप वाला सही है, तो एक आप किसी को बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि एकदम बिल्कुल बेकार काम किया, ये बहुत अच्छा काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिस्टम है, बहुत सारे कंट्री उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बहुत सारे कंट्री इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है। अब कॉमन लॉ जो कंट्रीज हैं बेसिकली वैसे कंट्रीज हैं जो यूके के द्वारा रूल करे गए हैं किसी न किसी जमाने में। समझ रहे हैं बात को। बेसिकली कोई जरूरी नहीं है कि एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन एक जमाना था जब हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि यूके लगभग सारे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था, बाद में फिर आजादी मिली और ये सारी चीजें हुई, वो अलग बात है। तो वो जो कंट्री जो यूके के अंदर में आते थे उस समय के जमाने में, वो बेसिकली यूके में चलता था कॉमन लॉ, तो जहां जाते थे ये वहां पे वही लॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और यही कारण है कि आज यदि इंडिया कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसका कारण भी यूके है, क्योंकि यूके के जब यहाँ पे मिनिस्टर्स और जो भी चीजें ऑफिशियल्स आए तो सारा का सारा जो यूके वाला चीज था वो यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो हम लोग फिर इसी को फॉलो करते रहे क्योंकि पूरा का पूरा चेंज करना आजादी के बाद इट वाज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये एक जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर क्या है हम धीरे धीरे इस पे बात करेंगे। समझ में आ गया ये बात? किसी को कोई समस्या? सुनाई दे रहा है ना भाई सबको? जी सर सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवर्सेरियल लॉ सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम की बात करेंगे, हम करेंगे एडवर्सेरियल सिस्टम की बात। अभी आपने बताया कि एडवर्सेरियल सिस्टम में ये होता है वो होता है। बेसिकली दो तरीके के फिर से सिस्टम होते हैं जुडिशियल सिस्टम। ये तो चलो एक हायर वाला चीज हो गया जिसके अंदर बहुत सारे कंट्री हैं। अब यदि हम किसी पार्टिकुलर कंट्री की बात करें, किसी पार्टिकुलर या दोनों में से किसी पार्टिकुलर जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो वहां पे एक अलग तरीके का सिस्टम फॉलो होगा जिसको नाम दिया गया एडवर्सेरियल सिस्टम या फिर इनइक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये सब वर्ड बहुत टेक्निकल हैं, आराम से आपको समझना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्लास 12th का बुक है लेकिन बहुत अच्छा तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। एडवर्सेरियल सिस्टम में भी तो मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, समय आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत होइए। फिर तीसरा वर्ड जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सुना हुआ है सब लोगों को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? हाँ सर ये तो पढ़ाई है हमने। कहां पे ये कहां पे आप लोकेट कर सकते हैं लॉ में, बताइए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। जब भी कोई एक्ट या नहीं वैसे नहीं बताइए। मैं पूछ रहा हूं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को किस आर्टिकल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आप प्लेस करेंगे? आर्टिकल 14 में भी है सर ये, और 13 में ही इसको देखा जाएगा वैसे। ये बेसिकली आर्टिकल 21 का पार्ट है। जब मैं बताऊंगा आपको कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ को कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में चेंज करा गया है, वहां पे उसका पार्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट एक तरीके से माना गया है। अभी मेनका गांधी केस के बाद ये सारी चीजें मैंने बताई है कई बार वीडियो में, बट एनीवे आप इसको आप समझिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई कॉमन चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज है, हाईली टेक्निकल है। ऐसी बात नहीं है कि ये कॉमन मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में बता दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ऐसी नहीं है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, आप इंतजार कीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। पीआईएल की बात करते हैं। पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें जो है
ये कैसे डेवलप हुआ और उसके बाद क्या क्या चीजें इसमें इंसर्ट करी गई, किस तरीके से ये नॉर्मल लिटिगेशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में विवाद है यदि, तो हम दोनों में से कोई एक कोर्ट में जाता है, लेकिन पीआईएल में ये सीन नहीं है। कोई भी व्यक्ति चला जाता है जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर हो, वो पोस्ट कार्ड में लिख के भेज सकता है, लेटर लिख के भेज सकता है, ये तमाम तरीके की चीजें हो सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है किस तरीके से है वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये जो पहला पैराग्राफ है बेसिकली ये पूरे चैप्टर का समरी है, पूरे चैप्टर का समरी है। आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, मैं फिर से यहां पे आऊंगा, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तो ये वाले पैराग्राफ में हम फिर से आएंगे और उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। और उस समय तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसपे कम से कम आप 3-4 पेज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यदि ढंग से पढ़ेंगे और सिर्फ सुन भी लेंगे तो, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, मैं बता रहा था कि कहीं आप ये सारे को इग्नोर करके आप आगे बढ़ गए होंगे पढ़ने में, क्योंकि या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये आसान है, ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसको समझना। हम पूरे ड्यूरिंग द पीरियड हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैं फिर से यहां पे आऊंगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को छोड़ दीजिए, इस डायग्राम को मैं आराम से करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं, पहला जो टॉपिक आपका है वो कहता है स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया। ये कहता है कि क्या हायरार्की है कोर्ट का, उसके बारे में। जैसे यदि हम बात करते हैं हायरार्की इन आर्म फोर्सेस, तब हम बात करते हैं भाई जो ऑफिसर होंगे, फर्स्ट ऑफिसर जो होंगे, जो जाएंगे वहां पे जिनका रिक्रूटमेंट होगा वो लेफ्टिनेंट होंगे, लेफ्टिनेंट बोलते हैं उनको। फिर उसके बाद प्रमोशन होगा तो कैप्टन हो जाएंगे, फिर मेजर हो जाएंगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएंगे, कर्नल हो जाएंगे, ब्रिगेडियर हो जाएंगे और उसके बाद चीजें चलेगी। एक हायरार्की बना हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार कोर्ट का भी तो कोई हायरार्की होगा, उस हायरार्की की बात करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, उस हायरार्की की बात करेगा तो सारे लोग कह सकते हैं कि भाई सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स है, उसके बाद सारे लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे वाला चीज जो है, जो लॉ के जानकार नहीं है, जो लॉ से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनको शायद ही पता हो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो होता है, सुनते हैं वो तो बात बता देते हैं कि चलो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे किस तरीके से ये नेटवर्किंग है जुडिशियल सिस्टम का, जुडिशियल ऑफिसर का, वो नेटवर्किंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि क्वेश्चन नीचे वाले सब ऑर्डिनेट जुडिशरी से आ गया तब क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। तो इसको हम समझते हैं। आज हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और इसलिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि नेक्स्ट बार से जब भी आप पढ़ें तो एक एक लाइन में आप अंडरलाइन करके पढ़ें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको जो है आप समझने का प्रयास कीजिए या फिर हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे हम इसको देखते हैं, कहता है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज आउट द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया हैज एडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स द लॉ इनेक्टिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब सबसे पहले इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो पहला वर्ड क्या होगा, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम सर्च करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, हम इस पर भी बात करेंगे। कहता है कि येट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी कंप्राइजिंग ऑफ कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये आसान आपको लगा होगा कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे सेंटेंस की, द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया, आप इतना पढ़ करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि वेयर इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यू दिल्ली, ये तो है, लेकिन ये पूछेगा कि किस आर्टिकल में दिया गया ये चीज। ये आर्टिकल 130, 130 यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तब ये चीज जो समराइज वे में यहां एक लाइन में लिख करके खत्म कर दिया, उसको यहां पे इलाबोरेट तरीके से बताया गया है। कहता है आर्टिकल 30 में द सुप्रीम कोर्ट कैन सिट इन दिल्ली। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, द सुप्रीम कोर्ट कैन सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस। देखिए ध्यान से समझिए सेंटेंस को, और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस, मतलब ये क्लियर हो गया 130 पढ़ने के बाद, आर्टिकल 130 पढ़ने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं हो सकता, यदि जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा प्लेसेस में भी सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है। ये बात तो समझ में आ गया। यही क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ देता, यदि आप ये नहीं पढ़ते, नॉर्मली पूछ देता कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की जगह कुछ और दे देता, पटना में या फिर भोपाल में या कहीं और दे देता, कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है क्या, तो आप लोग जो एक लाइन ये पढ़ करके छोड़ देते कि दिल्ली में ही होगा और दूसरे जगह नहीं होगा, तो वो उनका क्या हो जाएगा, उनका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान से हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि एक भी मिस्टेक नहीं करना है। जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है सारा चीज को समझना है। और ये पूरा कोर्स जब कंप्लीट होगा आपका, तब इतना नॉलेज हो जाना चाहिए कि आप जो है एक मतलब डिग्री हो या ना हो, फिर भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज लॉ का हो जाए, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कहता है, और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर। जो सीजेआई चाहेंगे कि एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट बने तो वो भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए
एक ही सुप्रीम कोर्ट है। बीच में कई बार बवाल उठा था कि एक से ज्यादा जगह होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत डिबेट है। आप जाकर के इंटरेस्टेड हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या लॉजिक है, क्यों होना चाहिए और जगह, क्यों और जगह एक ही जगह होना चाहिए। जो 4-5 जगह होने की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो चेन्नई में केस है, चेन्नई का यदि अपील आ गया सुप्रीम कोर्ट में तो वो दिल्ली आना पड़ता है उसको, कितना दूर आना पड़ता है, कितना पैसा लगता है उसको। तो कैसे इसको बचाया जाए? यदि हम साउथ में एक सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं या बेंच बना देते हैं वहां पे, तो वहीं पे चला जाएगा। बिल्कुल लेजिटिमेट इनका डाउट है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है, हर किसी को दिल्ली में आकर के न्याय मिलना ये पॉसिबल नहीं है, और दिल्ली इज वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा पैसा लगता है यहाँ लॉयर का चार्ज। ठीक है, तो वहां पे कुछ आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि केस जो है एक ही हियरिंग में तो नहीं खत्म हो रहा, केस चलने में समय लगता है। हो सकता है कि 50 हियरिंग लगे, तो 50 बार आना जाना, विटनेस को लाना, यदि जरूरत पड़ गए तो। वैसे ऊपर वाली अदालत विटनेस को अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो ये बात समझ लीजिए। कौन इसको करेगा? सीजेआई। अब क्वेश्चन ये दे सकता है आपको कि प्रधानमंत्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्रधानमंत्री यहां लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। सीजेआई का जब तक कंसल्टेशन नहीं होगा इसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी को हम गवर्नमेंट से अलग मानते हैं ताकि गवर्नमेंट के जो इलीगल एक्शंस हैं उस पर वो कंट्रोल कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वही जुडिशरी है, तो फिर तो आम जनता तो खत्म हो गया। ठीक है, वही बात है। अभी ये जो डॉक्टर कफील का केस आपने देखा, इन पे एनएसए लगा दिया गया था यूपी में। बाद में कोर्ट ने उसको जाकर के रिपोर्ट पढ़िएगा अभी, उसमें कहा कि ये जो डीएम जो थे, इन्होंने जो लगाया एनएसए, वो अपना दिमाग यूज नहीं किया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को के अगेंस्ट जाकर के डिसीजन दिया। यदि गवर्नमेंट के का ही व्यक्ति होता है यदि जुडिशरी, तो क्या होता है फिर वही है, उनको हमेशा जेल में रख देता है। तो वही बात है, यहाँ पे सीजेआई का नाम दिया है, यहाँ प्रधानमंत्री का नाम दिया नहीं दिया। तो सीजेआई से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। The Supreme Court located in New Delhi is the apex court of India. It is followed by the various high courts at the state level which function for one or more number of states. अब देखिए ये शॉर्टकट में तो लिख दिया, ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, एक सुप्रीम कोर्ट फिलहाल है, और हाई कोर्ट जो है ये हर एक स्टेट में इस तरीके से पूरे फैले हुए हैं, और इनका टोटल नंबर अभी 25 है। ठीक है, 25 है। लेकिन जब आप देखेंगे स्टेट का कितना नंबर है, तो स्टेट का नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। कितना है? 29 है, 28 कितना है? 28 है या 29 या 30 है? कितना है स्टेट? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 28 है या 28 है, और हाई कोर्ट 25 है। तो 3 स्टेट का कहां कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब 3 स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, कुछ इस तरीके की बातें हुई होगी। तो उसको क्या है, इसीलिए देखिए एक लाइन को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं क्या कह रहा है। द हाई कोर्ट आर फॉलोड बाय हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल विच फंक्शन फॉर वन और मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब एक हाई कोर्ट के अंदर 2 भी या 2 से ज्यादा स्टेट की जिम्मेदारी भी हो सकती है, जुरिसडिक्शन हो सकता है। हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन होता है, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है ना, समझ रहे बात को? ये चीज तो ये आसान लग रहा है आपको, ये इतना संक्षेप में लिखता है, समराइज में भी लिखना है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और आराम से आपको पढ़ना है, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। अदरवाइज क्वेश्चन यदि घुमा करके पूछा गया तब दिक्कत हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन मैं दूंगा, ये चैप्टर खत्म करने के बाद सेम क्वेश्चन मैं वैसा ही दूंगा जिसमें आपको बहुत परेशानी होगी बनाने में, जबकि आप 3-4 बार पढ़ लोगे उसके बाद भी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक चैप्टर के बाद, और जो भी गलती करने का चांस है उसको मिनिमाइज करते जाएंगे, और लास्ट तक हम ऐसे हो जाएंगे कि गलती शायद नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यूपी में शायद 2 हाई कोर्ट है। नहीं, 2 हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट तो एक ही है, लेकिन उसका बेंच अलग है। लखनऊ में शायद बेंच है ना, लखनऊ में है एक इलाहाबाद। हाँ जी, लखनऊ में एक बेंच, लखनऊ में और एक इलाहाबाद। बिल्कुल सही बात है। देखिए हाई कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट का बेंच होता है, मतलब कुछ जो ऑफिसर होंगे हाई कोर्ट के, मतलब जज साहब हैं, वो किसी दूसरे स्थान पे बैठ जाएंगे, दूसरे जगह पे बैठ जाएंगे, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेन हाई कोर्ट से ही होगा। समझ में आया बात? तो मेन लखनऊ में हुआ। इलाहाबाद मेन है इलाहाबाद। हमारे यहाँ भी, हाँ हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लॉयर है वो भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं हाई कोर्ट के लिए, बेंच के लिए। देखिए अब कह रहा है ना, इसमें यही प्रॉब्लम है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स अपर के। इसमें यही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, इसको हम जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा यदि कट जाए तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट में रुक जाऊंगा, पानी वानी पी लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन इसमें करना है, मैं गूगल पे वो किया हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा यार, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट अब क्या कर रहा है कि द हाई कोर्ट आर फॉलोड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हिच आर नोन एज द लोअर कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब बोल रहा है कि हाई कोर्ट से नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उनको लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। बस इतना कह करके चुप हो गया, लेकिन इसको हम बहुत ही इलैबोरेट तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये नेटवर्किंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद कहता है टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट देयर एग्जिस्ट अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है?
क्या ये कोर्ट ही है या कोर्ट से अलग है, यदि कोर्ट से अलग है तो कैसे अलग है, क्या जरूरत पड़ गया ट्रिब्यूनल्स का, ये तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे मेंशन की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक लाइन लिख करके छोड़ दिया, जो लोग नहीं इस पे फोकस करेंगे तो वो फिर छोड़ देंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल पे 50 ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो आपसे हिल भी नहीं सकता है, इतना तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको हम एलाबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स to adjudicate their specific claims such as labor, consumer and this that। तो मतलब ये हो गया, ये कह रहा है अपने आप में, ये दो लाइन जो लास्ट का ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कहता है कि टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट्स, मतलब ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स यदि कोर्ट्स होता तो यहाँ पे लिखता, यहाँ पे कहता है ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आप यदि बेयर रीडिंग करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट, मतलब एक कोर्ट है और उस कोर्ट के फंक्शन को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और बॉडीज हैं, उसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक अलग सिस्टम है, अलग इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जजेस को रखते हैं और एक्सपर्टीज के साथ उसको सॉल्व करते हैं। इसमें प्रोसीजर वगैरह नहीं फॉलो किया जाता है, आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, टू एडजुडिकेट ये हो गया। अब जो है ये बेसिक ढांचा आपका तैयार हो गया कि इस तरीके से होता है। ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये चीज आपको पंच लाइन जो है याद रखिएगा, हर जगह यही आएगा, टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स, ये लाइन ही आएगा ऑप्शन में, एकदम गारंटेड मैं बता रहा हूं। यदि क्वेश्चन आएगा ट्रिब्यूनल्स क्या है तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा ये चीज कि ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी, या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स। तो ये जो है ये पंच लाइन है उस ट्रिब्यूनल्स का, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे स्पेशलाइज्ड बॉडी का मतलब क्या हो गया, सीएटी जैसे है, ठीक है, एएफटी है मतलब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल जो हो गया, उसके बाद एनजीटी वगैरह जो है ना, ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है, ये जो है सीएटी मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वहीं पे जाते हैं, पहले वहीं पे सोल्व हो जाते हैं। बेसिकली ट्रिब्यूनल्स में प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं होता है। जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं सीपीसी, सीआरपीसी। बेसिकली दो प्रोसीजरल लॉ हमारे पास हैं, सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये प्रोसीजर है कि किस तरीके से हमें केस आगे बढ़ाना है। यदि हम ये प्रोसीजर को हटा देते हैं और सिंपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, तो ये जो है, आप इस बात को समझिए, ध्यान से नोट करते जाइएगा कि जहां पे कोर्ट होंगे, जो कोर्ट होगा वहां पे हर हाल में पहला सीपीसी और दूसरा सीआरपीसी जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हर हाल में फॉलो होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होंगे, ट्रिब्यूनल्स जो होंगे उसमें ये दोनों फॉलो नहीं होगा। तब क्वेश्चन आप करोगे सर ये दोनों फॉलो ही नहीं होगा तो क्या फॉलो होगा, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये मैं बताऊंगा इसी एनसीईआरटी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके एक पार्टिकुलर पेपर है, चैप्टर है, हम उसको जब कवर करेंगे तब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसको उस समय कर लेंगे। अब जो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है कि कोर्ट में कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट में सालों साल तक चलते रहता है। क्यों चलते रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये प्रोसीजरल लॉ है। हर प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है और यदि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो फिर से पूरा केस गड़बड़ हो जाता है। और ट्रिब्यूनल्स में ऐसी बात है नहीं, ट्रिब्यूनल्स में प्रोसीजर फॉलो करना नहीं है तो आराम आराम से फटाफट केस सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है क्या, कोर्ट भी ऐसा करे कि वो प्रोसीजर को नहीं फॉलो करे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो मनमानी होगा। मनमाना मतलब जो मर्जी आएगा, जो भी व्यक्ति वहां पे आएगा, जो मर्जी होगा वो करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रोसीजर ये कहता है सीआरपीसी का कि यू हैव टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड, अरेस्टेड एक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ द अरेस्ट। अब यदि हम अरेस्ट के 24 आवर्स तक हम उसको नहीं करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, प्रोसीजरल वायलेशन होगा। तो यहां पे केस बैक जाएगा, यहां पे कहेगा कि यू हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर एंड देयरफॉर ये केस को फिर से उसको छोड़ो। कई बार हाईकोर्ट बताया है कि फिर से छोड़ो इसको, फिर से इसको पकड़ो और 24 घंटे के अंदर मेरे पास लेकर के आओ। इस तरीके की चीजें होती है, क्योंकि प्रोसीजर यदि फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी हो जाएगा, नहीं ले जाएंगे, जितनी मर्जी होगा पुलिस अपना घर में बंद करके रख लेगी, जिससे उसको दुश्मनी होगा उसको मार के फोड़ देगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको कहीं गायब कर देगा, कुछ भी कर देगा, कोई प्रोसीजर ही नहीं है तो क्या फायदा। तो ट्रिब्यूनल्स में स्पेशलाइज्ड मैटर होते हैं, इसलिए वहां पे किया तो जा सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील का भी ऑप्शन कोर्ट में होता है। तो कोर्ट एक अलग सिस्टम है और ट्रिब्यूनल्स एक अलग सिस्टम है। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं हो सकता, ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये जो कैट है, एएफटी है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है या एनजीटी है, अब जैसे हम एनजीटी की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर है सबसे पहले यहीं पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्णय हो गया तो मान के चलिए, देखिए कैसे ये बर्डन को कम करता है। ये बात हम कर रहे थे ना कि सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, कैसे सप्लीमेंट करेगा। मान लीजिए 100 केस है, अब 100 केस में यदि 50 केस, 100 केस गया एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, उसमें 50 केस वहां पे सेटल हो गया, 50 ही अपील में आया।
तो यहाँ पे अल्टीमेटली हाई कोर्ट को 50 ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। अदरवाइज यदि एनजीटी नहीं होता तो क्या होता है, एनजीटी नहीं होता तो पूरा 100 का 100 केस किसके पास आता है, हाई कोर्ट के पास आता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिल्टर हो जा रहा है, कुछ लोग वहीं पे सेटिस्फाइड हैं, क्यों जाएंगे आप ऊपर, क्योंकि ऊपर और पैसा लगेगा और भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहां पे जो सेटिस्फाइड है वो वहीं रह जाइए, उसका डिसीजन को मानिए, और यदि नहीं सेटिस्फाइड है तो आपके पास ऊपर ऑप्शन है, तो आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे चले जाइए, आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताइए वहां पे, तो वहां से मैटर सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो 50 केस इन्होंने सॉल्व करा, तो 50% जो पेंडेंसी है, बर्डन है, वो तो कर दिया, कम कर दिया, और इसीलिए कहते हैं कि टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। समझ में आया बात, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम ट्रिब्यूनल्स पढ़ लिए और हम आगे इसको पढ़ेंगे। हो सकता है मीटिंग अभी खत्म हो, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, दोबारा उसी आईडी और उसी पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम इसको, ये जो चीज है आपको पूरा हायरार्की जब बताएंगे तो बहुत सिस्टमैटिक आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए मुझे, वो किसी भी तरीके का। नो सर, नहीं है किसी को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? अरे कुछ तो पूछ लिया करो यार। क्लियर है सर, सब चीज क्लियर है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपको ये सर्च करना है कि ट्रिब्यूनल्स कहां पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए अब ये चीज मैं सर, हाँ सर वो जो प्रियम्बल के नीचे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, हाँ हाँ सर उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में नीचे मतलब लिखा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब उसमें मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या मतलब पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज 68 अमेंडमेंट के बाद आया, वो पूछना था। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। अभी ये मीटिंग खत्म होगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, दोबारा पूछेगा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, हाँ बताइए। सर मैं ये बोल रहा था कि जो प्रियम्बल ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसके हाँ 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 उसके नीचे लिखा है लास्ट में कि सर्व्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब सर मतलब पूरा ये जो आर्टिकल 51A है वो मतलब 2002 अमेंडमेंट के बाद आया है। चलिए मैं समझ गया, मैं समझ गया बात को, मैं आपकी बात को समझ गया। लेकिन इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा ट्रिक को, ठीक है। ये यदि आपको नहीं भी पता चले तो शायद ये ट्रिक लगा करके आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन वाली चीज किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है, जस्ट वेट। मेरा अच्छा शेयर नहीं हो रही। अच्छा कोई बात नहीं मेरे भाई, रुक जाओ, अभी करेंगे तब तो हो जाएगा शेयर। अब देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, पहला तो ये जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में है आपको पता है? ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है। बात समझ में आ गया क्या है 51A? यही है ना, आर्टिकल 51A है और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात भी सही है? यस सर। मतलब ये हुआ कि हम दो चीज इसमें सीख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन आर्टिकल, मतलब एंड क्या, या फिर और बोल ले, और आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा तब हमने क्या सोचा कि आर्टिकल 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, और इस तरीके से पूरा बन के तैयार हो गया। जब भी आप ABCD वाला चीज देखें तब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में कि ये जो है ये जरूर बाद में ऐड करा गया है, मतलब अदरवाइज नहीं तो ये 51A नहीं 52 आर्टिकल में हो जाता है या 53 में हो जाता है या कहीं और प्लेस कर देते। AB वाला सिस्टम करके कोई मतलब तो बनता नहीं शुरुआत में। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। तो ये तो पक्का है कि जब A वाला चीज है तो कुछ ना कुछ पंगा है इसमें, मतलब ये हुआ कि ये जो है बाद में ऐड करा गया है, ये बात भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ओरिजिनल पार्ट में नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, बाद में इसे ऐड करा गया, पूरे के पूरे चैप्टर 4A को बाद में ऐड करा गया। समझ में आ गया बात? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया हूं आपको, अक्सर आपको ये चीज चल जाएगा। अभी मैं ट्रिब्यूनल्स बता रहा था, और यदि आप मुझे शेयर करने दो स्क्रीन आप मुझे, उसके बाद मैं देखता हूं इसको। यदि आप ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे, ट्रिब्यूनल्स वाला चैप्टर देखेंगे, आप बताइए आप में से कितने लोग जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? कोई आइडिया? सर आर्टिकल 323A। बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी A और B में भी कुछ इस तरीके का अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। एक कैट की बात करता है, दूसरा अदर टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। तो यहाँ भी A है और B है, मतलब ये हुआ कि ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट भी बाद में ऐड करा गया है। आप समझिए बात को, अदरवाइज उसको 326 या 27 23 कर देते हैं। तो अब इसमें देख करके मैं बताता हूँ आपको ये कब ऐड हुआ है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये काम 1985 में दोनों ऐड हुआ है ना। और देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछते हैं ना कि राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है,
और ये कहां पे ऐड किया गया? पहले ये फंडामेंटल राइट में था, फिर बाद में इसको 300A में ऐड करा गया है। तो जब भी ए बी सी वाला चीज देखें तो उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इन्होंने बता दिया कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये बेसिकली 323 मतलब 323 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा 1976 में ये ऐड करा गया, ठीक है। तो यहां भी ट्रिब्यूनल्स में आपको दो चीज याद रखने होंगे कि आर्टिकल कौन सा है, 323A और 323B, ठीक है। ये दोनों आप चेक करेंगे जाकर के जब ट्रिब्यूनल्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, और यदि इस तरीके से पढ़ेंगे ना लॉन्ग टर्म में, आप 6 महीना पढ़ लेंगे ना, आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, किसी का मजाल नहीं है रोकने का। आप लास्ट में 1 महीने पढ़ते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, और उसमें जो पहले से पढ़ते होते हैं वो लीड ले लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेंगे ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज फिर ये टाइम का इसमें प्रॉब्लम है, जब तक गूगल मीट ठीक नहीं हो जाता ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट रहेगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, कब आया भाई, ये डेट पूछ देगा। क्वेश्चन इससे बहुत सिविल सर्विस में पूछ रहा है, एनसीईआरटी ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं उससे बहुत, और लोग कंफ्यूज हैं सिविल सर्विस वाले, क्योंकि वो बेचारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो जाते हैं लेकिन लीगल स्टडीज वाला पढ़ते नहीं है, और वो पढ़ते नहीं है जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या 1936 की बात आपने की? क्या 1936 आपने रिप्लाई करा है चैट बॉक्स में? क्या 1936 बताइए, 1936 किस? सुप्रीम कोर्ट देश आजाद होने के बाद ही बनेगा ना मेरे भाई, पहले कैसे बन जाएगा? अरे पहले कैसे बनेगा मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले कैसे बन जाएगा? थोड़ा सा रिलेट कीजिए। अब देखिए यहां पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950। इट रिप्लेस, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, इट रिप्लेस बोथ द फेडरल कोर्ट। पहले फेडरल कोर्ट था, पहले क्या था? फेडरल कोर्ट था। क्या चैट कर रहे हैं? रिपब्लिक डे, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। 28 जनवरी दिस इट रिप्लेस बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल। पहले जो है हमारा प्रीवी काउंसिल से केस निपटारा होता था जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट था, और उसके बाद हम अपील में प्रीवी काउंसिल जाते थे, जो कि इंग्लैंड वाला जो सिस्टम था ना वो वाला, जो कि इंग्लैंड ही हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो वही वाला उनको फॉलो करते थे, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट तो था और प्रीवी काउंसिल में हम अपील वगैरह के लिए जाते थे, विच वेयर एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन कोर्ट सिस्टम अंडर द कॉलोनियल एरा, जब हम इंग्लैंड के अंदर थे तब। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as it stood in 1950 versus Supreme Court with the chief। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ध्यान से कह रहा कि 1950 versus सुप्रीम कोर्ट with a chief justice and 7 judges। क्वेश्चन यह आ जाएगा कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना उस पार्टिकुलर सिचुएशन में कितने जजेस थे, उसमें कितने जजेस थे आप लोग बताइए? अरे रिप्लाई कीजिए, कितने जजेस थे? नहीं, अभी भी गलती हो गया, अभी भी गलती हो गया। टोटल कितने जजेस थे? 7 + 1 थे सर। हाँ तो टोटल 8 हो जाएगा ना। यही सब गलती करना है, ये सब गलती को मिनिमाइज करना है आपको। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट जो बात होगी मैं आपको जानबूझ करके पूछूंगा, और मुझे पता है गलती जितना करना अभी कर लो, यहीं पे कर लो, वहां पे गलती मत करना, अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ये बड़ा शॉर्ट में लिखता है एनसीईआरटी, यही खूबसूरती है इसकी। क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट विथ अ चीफ जस्टिस एंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड 7 जजेस, मतलब एक चीफ जस्टिस होंगे प्लस 7 करेंगे ना, तो क्या हो गया 8 ना टोटल। तो टोटल कितने जज होंगे? मैंने पूछा टोटल कितने जज थे शुरुआत में, 8 होना चाहिए उसका आंसर। 7 भी ऑप्शन में रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा। क्या करोगे? गलती मत करना भाई, बस ठीक है, ध्यान में रखना ये सब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बगर मोटी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द कमिंग ईयर्स। एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट इज, क्या है टोटल स्ट्रेंथ अभी के लिए? कोर्ट इज 31 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत इन द सेंस कि ये जब किताब बना था तब तो ये सही ही था, लेकिन अब जो है ये गलत हो गया है, क्योंकि अब इसको पार्लियामेंट ने 31 को बढ़ा करके 34 कर दिया है। मतलब टोटल हो गया 30। टोटल आपको ऐसे करना पड़ेगा 33 + 1, ठीक है। 33 अलग जज होंगे और एक सीजीआई हो जाएंगे, टोटल 34 हो जाएंगे, ठीक है। ये सब बात को आप नोट करके रखिएगा, और यदि बीच में अमेंड होता है तो हम इसको फिर बाद में बात कर लेंगे। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हुआ उस सिचुएशन में कितने जजेस थे टोटल,
तो 7+1 ऑप्शन में हो सकता है, या फिर टोटल जज हो सकता है 8, ऐसे हो सकता है। और अभी भी यदि प्रेजेंट का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अभी 33+1 या फिर कोई ऑप्शन में 34 डाल दे। तो कहीं भी गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं करना आपको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स का। सुप्रीम कोर्ट की बात हम समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही अभी फिलहाल है। हालांकि यह बात भी हमने समझा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बता करके एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। कहां पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें बातचीत यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज हैं, सो अलग है, उसको छोड़िए। अब कोर्ट जो हमारे पास है वो 25 है हाई कोर्ट, तो फिर किसी तरीके से एकोमोडेट हुआ है। कुछ स्टेट से एक ही हाई कोर्ट में 2 स्टेट वो काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दोनों में से हरियाणा पंजाब का दोनों स्टेट का ये लोड है हाई कोर्ट, जो पीएन पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट पे है, तो वो वाली चीज है। अब देखिए यहाँ कहता है कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ 24 हाई कोर्ट। देखिए ये बात भी गलती तो नहीं कहेंगे, ये मिस्टेक इन द सेंस की अपडेट नहीं हुआ है बुक, ये 24 से बढ़कर के 25 हो गया है। आप चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट वाला कौन सा है, कब बना, कैसे बना, ये सारी चीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल, ईच हाई कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट। इस बात को ध्यान से समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, गलती आप ना करें इसलिए। ठीक है, चैट बहुत करते हो यार आप लोग, क्या लिख रहे हो तब से? 8 7 + 8, ठीक है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ये चीज है, क्या कर रहा था मैं, ईच हाई कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट। अब एक बात मैं आपको समझाता हूं, इसको बाद में पढ़ेंगे, एक बात को समझिए। देखिए हर एक स्टेट के पास अपना जुरिसडिक्शन होता है, हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट है और एक हाई कोर्ट का अपना जुरिसडिक्शन है। जुरिसडिक्शन ये है कि वो जो हाई कोर्ट होगा वो उसी पार्टिकुलर स्टेट में फंक्शन करेगा, और जो उसके नीचे जितने भी अदालत होंगे वो जो है उसको रेगुलेट करेगा, और उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा, जो ऑर्डर होगा, उस पार्टिकुलर जुरिसडिक्शन के जितने भी छोटे मोटे अदालत होंगे सब पे मैंडेटरी होगा फॉलो करना। अब एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, सपोज आप हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं या दिल्ली से मान के चलिए, तो दिल्ली जो एक स्टेट है, वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट जो है, मान के चलो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसमें बताया गया कि ये चीज ऐसे होना है, तो अब जितने भी अदालत हैं दिल्ली में, जितने भी अदालत होंगे, चाहे जितने भी लॉयर हों, सबऑर्डिनेट हों, जितने भी अदालत होंगे, सबको फॉलो करना पड़ेगा जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है अपने ऑर्डर में, जो जजमेंट दिया है, ये बाइंडिंग है। अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर आप ये बताइए कि ठीक है हाई कोर्ट तो समझ में आ गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट आर इक्विवेलेंट, चाहे वो इस स्टेट का हो या दूसरे स्टेट का हो, क्या फर्क पड़ता है। मान के चलिए पटना हाई कोर्ट उसी मैटर पे कुछ और जजमेंट दे दिया जो बिल्कुल अगेंस्ट था, दिल्ली वाला बोल रहा है ऐसे होगा, पटना वाला बोल रहा है कि नहीं ऐसे होगा जी, हो सकता है, कई बार होता है। अब क्या करेंगे हम उस सिचुएशन में, कैसे काम होगा? प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ये सब लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन दिमाग में उठ जाता है तो क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। उस सिचुएशन में पटना मतलब हाईकोर्ट जो निर्णय दिया है, बिहार में यदि बात आएगी फॉलो करने की, तो वही चीज फॉलो होगा जो पटना हाईकोर्ट ने बोला है। यदि आप बिहार के किसी अदालत में दिल्ली का हाईकोर्ट का जजमेंट लेकर के चले जाएंगे तो वो जज बाउंड नहीं है, वो बाउंड नहीं है उसको फॉलो करने के लिए, नॉट बाउंड। लेकिन यदि दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसका जजमेंट यदि दिल्ली के किसी निचली अदालत में जाते हैं, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू फॉलो दैट जजमेंट, करना ही पड़ेगा। लेकिन यही जजमेंट को आप यदि, हाँ बताइए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे मैंने कई कोर्ट हियरिंग्स वगैरह में देखा है कि वो कई बार जैसे अगर दिल्ली का कोई लोअर कोर्ट है तो वो डिस्कस करते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली ये जजमेंट दिया था, तो वो ऐसे क्यों डिस्कस करते हैं? फिर अगर फॉलो उन्होंने इसी प्रेसिडेंट को करना है सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट को, तो वो क्यों डिस्कस करते हैं? ठीक है, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि जिनका कोर्ट का एक्सपीरियंस है शायद वो इस बात को समझ पाएंगे कि इस तरीके की चीजें होती है। मान के चलो कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जब भी हम पिटीशन फाइल करते हैं तो अपने पिटिशनर मतलब जो हमारे क्लाइंट होते हैं और उनके स्टोरी के पीछे हम क्या करते हैं, कुछ केस को साइड करते हैं और हम लिखते हैं कि इस पार्टिकुलर केस में इस तरीके की चीजें हुई है और ये जो हमारे क्लाइंट का केस है इससे मिलता जुलता है, और इसीलिए इस पार्टिकुलर केस में भी यही रिलीफ ग्रांट करा जाए, तो हमारा केस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, और उसके बाद जज क्या करता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद फिर हमें निर्णय देखेगा कि हाँ चीजें बात तो सही बोल रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हमारे फेवर में डिसीजन लाने का ये सब टैक्टिक्स होता है। ठीक है, और यही चीज है प्रेसिडेंट हम इसको कहते हैं, जो किसी माननीय न्यायालय से दिया गया निर्णय उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। और कॉमन लॉ कंट्रीज में प्रेसिडेंट का बहुत वैल्यू होता है, मतलब जो अदालत एक बार डिक्लेयर कर देती है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जुरिसडिक्शन की। मैंने आपको पहले कहा कि यदि दिल्ली का हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो दिल्ली में जितने भी अदालत है उस पर बाइंड होगा, मतलब आपको बाउंड होगा, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन वही पंजाब एंड हरियाणा में ये चीज कंपलसरी नहीं है।
तो आप कहेंगे कि जैसे इनका क्वेश्चन था, अब इसमें ये होता है मैडम, जैसे बेल का कंसेप्ट है, बेल का जो कंसेप्ट है जो सीआरपीसी में दिया गया है, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें कहते हैं कि एक बेलेबल ऑफेंस है, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब जो बिल्कुल ब्लैंक होंगे, जिनके पास जानकारी ज्यादा नहीं होगी लॉ की, वो यही समझेंगे कि बेल का जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल मिल जाएगा, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल नहीं मिलेगा। लेकिन ये टेक्निकल है, ऐसी बात नहीं है। कई मामलों में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी बेल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जो बेल होते हैं, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें जो है, जो एक्यूज है उसका राइट होता है बेल को लेना, उसका राइट है, उसको देना ही पड़ेगा जज को। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, बट दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑन द पार्ट ऑफ जज। जज के मन पे डिपेंड करता है, उसके मर्जी पे डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर है, वो मन किया तो देगा, नहीं मन किया नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन के हाई कोर्ट को कोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को कोर्ट करते हैं किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन के लोअर कोर्ट में या इवन हाई कोर्ट में, तो वो पर्सुएसिव वैल्यू होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता उसको फॉलो करना, पर्सुएसिव वैल्यू होता है। हो सकता है उसको मान भी ले, हो सकता है नहीं भी माने, लेकिन यदि उसी स्टेट का होगा तो मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये डिफरेंस है, समझ में आया बात? जी सर। और नॉट ओनली इन हाई कोर्ट्स, बट हम कई बार पूरे विश्व के किसी दूसरे कोर्ट को हम भी कोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे कोर्ट के जजमेंट को हम कोर्ट करते हैं। अरे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे आधार कार्ड का जजमेंट था, प्राइवेसी वाला जजमेंट था, या फिर कई मामलों में जजमेंट जो आता है यहाँ का, वो क्या करते हैं, वो दूसरे कंट्री के कोई दूसरा कोर्ट फॉलो करना शुरू कर देता है, उसको लिखता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेट दिस 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 दिस, ठीक है, वो वाली चीज। कई बार हमारे पास केस है विशाखा जजमेंट वाला, जो विशाखा गाइडलाइन की बात करते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया में कोई लॉ नहीं था जिसमें हम वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन होता है उसको रोकने का कोई प्रोविजन नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने पूरे विश्व में किसी न किसी तरीके का हमने डील करा था, वो कन्वेंशन वगैरह था, हम वहां से उसको डिराइव करके यहाँ पे लॉ बना दिए। लॉ नहीं था लेकिन फिर भी हमने बना दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने रिलाई किया दूसरे कंट्री के लॉ पे, या फिर कोई बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, उस पे कन्वेंशंस वगैरह होते रहते हैं। कई बार क्लाइमेट चेंजेस वगैरह में ये सारी चीजें होती रहती है, इंटरनेशनल लॉ का भी फर्क पड़ता है। तो ये अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि हाई कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, बेसिकली उसी जुरिस्डिक्शन में उसके लॉ को फॉलो करा जाता है, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो दूसरे कोर्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट इसको माने या नहीं माने वो उस कोर्ट पे डिपेंड करता है, उस जज पे डिपेंड करता है। बात इतना है, सिंपल है, समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, आपको शायद किताब वगैरह में बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएगी। आपको बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देते हो, इसलिए दिक्कत नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्या कहता है, each high court has jurisdiction over the state and union territory or a group of state and union territories। मतलब वही बात है कि एक स्टेट से ज्यादा का भी वर्कलोड दिया जा सकता है उस पे, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे इसी पे क्वेश्चन यदि आ सकता है कि अभी इन्होंने दमन एंड दीव को शायद मिक्स कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका जुरिस्डिक्शन को इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को दे दिया है। तो इस तरीके से ये चेंज करते रहते हैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए कहता है, बिलो हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग एज द सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। देखिए यहाँ पे सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहा है, बिलो द हाई कोर्ट की बात कर रहा है। बिलो द हाई कोर्ट एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग एज सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लोअर वाला कोर्ट क्या है उसको मैं अभी बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि दोबारा कभी आपको कंफ्यूजन कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है 100%। द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई। हाँ बताइए सर, एक चीज पूछनी सर। बोलिए सर जैसे कि अभी हमारे सर, जैसे कि जो कोर्ट के जो सर नेम होते हैं ये चेंज नहीं होते क्या सर? क्यों, आप यूपी से हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं। यूपी में क्या हुआ, सुनो अब बात सुन लीजिए, अब रुकिए तो सही, अब सुन तो लीजिए मेरी बात। अब शुरू कर दिया तो सुनाई देते हैं आपको। अभी हुआ, योगी जी क्या किए, योगी जी सारे शहर के नाम को चेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने। पता नहीं क्या क्या कर दिया, इलाहाबाद को क्या रख दिया, कुछ अलग किया है ना, क्या लिखा रखा है, प्रयागराज रख दिया। तो फिर वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट है। चलिए मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ, 1 मिनट बाद इसको कर लेते हैं, बीच में आपने रोक दिया था, इसको करने के बाद और मजा आएगा सुनने में, ठीक है। पहले इसको देखिए क्या है, द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई, कैलकाटा हाई कोर्ट इन कोलकाता एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। यही इलाहाबाद है ना,
आर द फर्स्ट 4 हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत के यदि पहले 4 हाई कोर्ट की यदि बात करें तो ये वाला है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो पहला 4 नहीं है, और इसमें इसके जगह कोई पटना डाल देगा, कोई दिल्ली डाल देगा, कुछ और डाल देगा, तो उसमें आप टिक कर लीजिएगा, गलती मत कर लीजिएगा। और बाद में नहीं कहिएगा सर मुझे तो बताया ही नहीं था आपने ये सब क्वेश्चन। अरे सब चीज लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से समझिए, नोट्स वगैरह बना करके रखिए, सारा चीज आंसर यहीं से होगा, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ना उसको एडवांस क्लास में हम डील कर लेंगे, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप इसका ईयर भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो कोर्ट हैं ये बेसिकली 4 ऐसे कोर्ट हैं जो शुरुआती दौर में बने हैं, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बने होंगे या पहले बने हैं। आप में से जो लोग हैं वो बताइए मुझे, रिसर्च करके आना ये इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं या पहले से थे, ठीक है, ये कर लीजिएगा। खैर अब आपके बात पे आते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब एक बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, 1867 में बना था। हाँ तो चेक कर लीजिएगा, चारों का अलग अलग ईयर होगा, देख लीजिएगा, या 2 का एक अलग होगा, 2 का अलग होगा, देख लीजिएगा। 3 का सेम है सर, पहले 3 का सेम है। हाँ तो ये सब जो है ना हर चीज नहीं बता। 1774 नहीं है, किसी ने कमेंट किया तो 1867 है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे, आपको मैं आइडिया बीच बीच में देता रहूंगा। हो सकता है हर चीज नहीं बताऊं, लेकिन इतना आइडिया दे दूंगा कि आप थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा रुचि होगी ना आपकी, तो अच्छा खासा आप काम कर लेंगे। अदरवाइज छोड़ देंगे, हर चीज आपको परोस के मैंने नहीं दे सकता, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दिया कि ये पहले का है या बाद का है, ताकि कंफ्यूजन यदि आ जाए क्वेश्चन तो कंफ्यूज ना कर जाए, आपको पता रहे कि सर ने बोला तो था, अब आपने नहीं देखा तो आप जानिए, है ना। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी कि सर ये नाम जो चेंज होता है, कोर्ट का नाम चेंज होता है क्या। ये इलाहाबाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्ट है, और अभी क्या हुआ, योगी जी प्रयागराज कर दिया इसका नाम, और बोला कि ऐसा है कि सारा चीज का नाम रख दो प्रयागराज। अब जो है हाई कोर्ट बोला कि ऐसा है कुछ भी कर लो, कोर्ट का नाम नहीं बदलने वाला, जो करना करो तुम, जिसका बदलना बदलो, रेल का बदलो, पटरी का बदलो, बस का बदलो, जो करना करो, कोर्ट का तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों भिड़ गया, और हाई कोर्ट जो इलाहाबाद है इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये वही कोर्ट है जो सिटिंग पीएम को अपने अदालत में बुला लिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक से एक निर्णय इसके हैं, ऐसा निर्णय इन्होंने दिया है कि बहुत अलग तरीके का। अभी रिसेंटली इन्होंने देखा डॉक्टर कपिल का, उसका पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तब देखिए डीएम को किस तरीके से लताड़े हैं ये। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह जो यहाँ आए हैं, मैं आपको इंटरनल बात बताऊं, जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह को जानबूझ करके ट्रांसफर करा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी का जो हाल कर दिया था, गवर्नमेंट का जो परेशान कर दिया था उन्होंने, अकेले जज, कि उन्होंने सोचा कि यार इसको सुप्रीम कोर्ट एक ही ऑप्शन है, इसको हटा तो सकते नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, जान छूट जाएगा यूपी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही पावरफुल हाई कोर्ट रहा है, और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने नाम बदलने के जो बात आपने की, इसमें बोला कि नहीं करेंगे, तुम जो करना कर दो। गवर्नमेंट भी बोला ठीक है, कोर्ट को छोड़ करके बाकी सबका नाम हम चेंज कर देंगे। तो भैया कोर्ट अभी बैंक भी इलाहाबाद ही है सर। आपका आवाज पता नहीं, वो बैंक भी इलाहाबाद ही है। हाँ क्या बैंक जो बैंक जो वो भी बैंक ही चलता। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मतलब समझ गया ना बात को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर हाँ जी सर, अगर हमको नाम चेंज करना हो तो उसका सर क्या प्रोविजन है, मतलब कल से करना ही पड़े नाम चेंज किसी कोर्ट का? कोर्ट के बिना कोर्ट के परमिशन का नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव के पास पावर ही नहीं है करने का। कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, कोर्ट तभी कर सकते हैं जब कोर्ट खुद बोले कि हाँ ठीक है हम करने देंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता आपको, कितने भी पावरफुल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है। कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ना, तो उसको तो आपको देना पड़ेगा ना वो चीज, तो डिपेंड करता है कोर्ट। यदि अभी जैसे मान के चलिए ऑल इंडिया जुडिशरी का इन्होंने बहुत सालों से 50 साल से ये चल रहा है कि भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए, जजेस का एक जैसे ऑल इंडिया ये होता है ना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे। लेकिन इसमें कुछ हाई कोर्ट से बोल रहे नहीं जी हम होने नहीं देंगे इसको, हम अपने कोर्ट में तो अलाउ नहीं करेंगे, तो बाकी तुमको जो करना कर लो। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 50 साल से उसे वो कर रिक्वेस्ट कर रही है कि मान जाओ, फिर भी 2-4-5 हाई कोर्ट ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है। तो अलग अलग अपना सिस्टम है, हाई कोर्ट बहुत पावरफुल होता है, और ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। किसी के वो वाला चीज तो है नहीं कि ये मोदी जी देते हैं इनको या फिर पार्लियामेंट इनको देती है, वो वाली चीज नहीं है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करना आसान, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये वाली चीज है। और बाकी सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगा, कि वो ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को उसके लिए वो आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं। अभी आपने एनजेएसी का केस देखा 2014 में, अभी इसमें बताएंगे, मैं बताऊंगा। एनजेएसी का केस आपने देखा, एनजेएसी के केस में मोदी जी ने बोला, अरे यार फिर से टाइम आउट हो गया, क्या हो रहा है ये। मोदी जी ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट मैं करूंगा, मतलब गवर्नमेंट करेगी। तो क्या किया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो पूरे एक्ट को उठा के फेंका, बोला नहीं कर सकते आप, मैं अपने से कर दूंगा, आप मुझे ये मत बताओ, आप अपना पार्लियामेंट जाकर के चलाओ। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों पार्लियामेंट और
सुप्रीम कोर्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोर्ट को दबा सकता है। कई मायनों में कोर्ट जरूर इनको हावी पड़ जाता है इन पे, लेकिन कोर्ट का भी ये काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के फंक्शन को करे, मतलब वो लॉ बनाए। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है और लॉ को चेक करना कि ये सही है या नहीं है, उसको उसका जुडिशरी का काम है। तो ये इलाहाबाद एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसमें तकरीबन 1 साल तो लग ही गया था। तो 1 साल में मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे? फिर ले ही नहीं सकते बिना चीफ जस्टिस के कंकरेंस के कुछ नहीं हो सकता। उसमें भी जब आप अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो जैसे हो गया कैसे लेता, जैसे मान के चलिए कि अभी और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्वेश्चन आप पूछते हैं तो मैं किसी और तरीके से एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी जैसे अयोध्या का जजमेंट आया, ठीक है, अब जो है अयोध्या का जो मामला पेंडिंग था, कई सालों से पेंडिंग था, और अभी कुछ साल नहीं, मतलब आप महीना 6-7 महीना 8-10 महीने के पहले की बात है, एक ऐसा समय आ गया था जब बहुत सारे लोग प्रदर्शन करने लगे थे कि हमें जो है मंदिर का अभी डिसीजन चाहिए और मंदिर हमको बनाना ही है। मोदी जी को प्ले कार्ड भेज रहे थे कि मोदी जी आप अध्यादेश ले आइए, ऑर्डिनेंस ले आइए और ये कहिए कि मंदिर हम बनवाएंगे। मोदी जी उसको नहीं कर सकते थे। वो जब आम जनता को नहीं पता था, लॉ की जानकारी नहीं थी, लेकिन मोदी जी कितना भी कुछ कर लेते, पूरा पार्लियामेंट कितना भी जोर लगा लेता, लेकिन ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता था इस पे। उसका सिंपल सा कारण था, देयर वाज अ पेंडिंग सूट। कोर्ट में पेंडिंग सूट है, कंटेम्प्ट लगेगा, पूरे पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट लगा देगा ये। कोर्ट में जब पेंडिंग है सूट तो आप किस तरीके से आप जो है यू आर अंडरमाइनिंग द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ये लोग कितना भी प्रदर्शन करते रह गए, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। वो चीज पता होता है कि ये नहीं आ सकता, लेकिन आम जनता को नहीं पता होता है। आम जनता को तो कुछ बोल देते हैं, कोई भड़काऊ भाषण दे देते हैं और वो अध्यादेश की मांग करने लगते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट जब तक उसको रिलीज नहीं कर देता तब तक आप नहीं कर सकते उस पर, अदरवाइज वो हो जाएगा कि यू आर अंडरमाइनिंग द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट और उसमें फिर कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकता है। तो ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें बहुत ही डेयरिंग काम किया था। प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ही डायनेमिक लेडी थी, नो डाउट, और उसको अपने कोर्ट में बुलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट, ठीक है। और ये इन्होंने जब मना किया कि नहीं आएंगे तो बोला कि 24 घंटे के अंदर नहीं आओ, फिर मैं बता देता हूं। तो इस तरीके की चीजें थी। तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट। हालांकि चीजें अब धीरे धीरे बदली है, बट ठीक है, अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत सारे अच्छे जजमेंट है। आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहती है। तो आपने पूछा क्या था क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन बताया नहीं, मुझे भूल गया। क्या पूछा था आपने? क्वेश्चन क्या पूछा था? अरे क्वेश्चन क्या था यार? सर यही था कि जो जब एनजीसी वो जो आया था, हाँ तो हाँ मोदी ठीक जी ने है उस ठीक बीच है, कुछ हाँ किया या समझ गया नहीं? समझ गया। अब जैसे एनजेसी आया, एग्जांपल तो दिया, मैं उधर से भूल गया। एनजेसी आया, उसके बाद क्या हुआ कि वो चैलेंज हो गया। अब यदि चैलेंज हो गया वो चीज और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर दिया, स्टे लगा दिया, उसके बाद आप उसको यूज ही नहीं कर सकते जब तक कोर्ट ये ना बोल दे कि ये सही है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यू कैन नॉट यूज दैट पार्टिकुलर एक्ट। और यही हुआ कि वो जैसे ही स्टे हुआ उसके बाद टाइम लग गया डिसीजन देने में, लेकिन बीच में तो आप एक कठपुतली की तरह गवर्नमेंट बन गई कि ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। यही पावर होता है कोर्ट का, कुछ नहीं कर सकते। किसी भी चीज में स्टे लगा देगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो सर जब कोर्ट वो एक एक करके कोर्ट केस हो जाएगा, हाँ सर जब भी कोई कोर्ट केस शुरू हो जाएगा तो वो चीज स्टे पे हो जाएगी, मतलब ना 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 मतलब ना उसमें ना कुछ ना नहीं ना हो सकता। नहीं नहीं ऐसे नहीं। कोर्ट केस जब होता है और कोर्ट एडमिट कर लेता है, जैसे अभी अभी आपका हुआ मामला, ये जो एनआरसी वगैरह का था, क्या था उसके बाद सीए का था, इसमें कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया। यदि कोर्ट स्टे लगा देता तब तो फिर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसमें स्टे लगा दिया था ना, और कोई भी काम में यदि स्टे लगा दिया तो आप नहीं कर सकते, कोई भी कीमत पे नहीं कर सकते जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाए। ये वाली चीज है। यदि वो स्टे लगाने से मना करता है तब तो आप कर सकते हैं, क्लियर है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यदि स्टे कर दिया, जैसे मान के चलिए अभी इन्होंने यूटी बनाया, अलग यूटी बनाया, 2 जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे वो डिवीजन किया और ये चैलेंज हुआ कोर्ट में, कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया तो फटाफट वो सारे अपॉइंटमेंट कर लिए, ये एलजी बनेंगे, वो एलजी बनेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अब मान के चलिए कोर्ट स्टे कर देता, कोर्ट यदि स्टे कर देता तो ये सारा कुछ रखा ही रह जाता, कुछ नहीं कर सकते थे, काम ही नहीं होता, आप अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सकते थे, किसी को चूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग है कोर्ट में। वो वाली चीज, स्टे नहीं करा, बोला कि हम साथ के साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टे लगा दिया यदि तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला चीज में तो स्टे लगा हुआ था ना कि मंदिर बनना है या नहीं बनना है, तो इसमें तो फिर आप कैसे अध्यादेश ला सकते थे, वो वाली चीज। ठीक है, तो ये बात है। और बेसिकली वैसे भी यदि मैटर कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, उस पर विचाराधीन है, विचार होने की बात है, उस सिचुएशन में कोई भी लॉ बनाने वाला परहेज करता है, क्योंकि उनको कोर्ट का भी रिस्पेक्ट करना होता है। अदरवाइज फिर वही है कि आप कोई भी प्रोविजन लाएंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे और वही है, यदि जुडिशरी सबको स्टे करने लगे तब तो फिर हो गया, देश का डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। तो एक तरीके से बैलेंसिंग की बात करते हैं हम, बैलेंस की बात करते हैं। और जब भी एक दूसरे से दोनों लड़ते हैं उसमें देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि काम रुक जाता है। ये कोर्ट अपने ईगो पे आ जाएंगे कि नहीं तुम कुछ भी लाओ, मैं इसे जो है खत्म कर रहा हूं, और ये आ जाएंगे अच्छा तुम करके देखो ऐसे, तो
होना कुछ नहीं है, काम रुक जाएगा बस, ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोर्ट का फंक्शन है कि एक मिडिल पाथ अपना करके काम करते हैं, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट का जो फेज है वो नहीं रुके, क्योंकि इन्हें फर्क पड़ता, पढ़े लिखे आदमी होते हैं। पॉलिटिक्स में हो सकता है कि अनपढ़ गवार भी लोग होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन यहाँ जो है मैटर अलग है, इसलिए हमेशा लड़ाई वाली चीज नहीं होती है, ये वाली चीज है। और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है क्या? सर नो सर। सर किसी केसेस में से सुप्रीम कोर्ट का सर ऑर्डर से चेंज हो सकता है लॉ लागू बाद में। मैं आपकी बात को सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी तरफ नेट में इशू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेट में प्रॉब्लम है क्या? क्या इन्होंने बोला, कोई बता सकता है क्या? सर अब आ रही है सर क्लियर आवाज? हाँ बताइए बताइए बताइए। सर जैसे कि शाहबानो केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का उसमें शायद ऑर्डर आया था कुछ उनको जो है अमाउंट देने के लिए पर मंथ का, लेकिन राजीव गांधी ने शायद कोर्ट पार्लियामेंट से कोई बिल पास करा दिया था शायद उसके रिगार्डिंग, ऐसा हो सकता है क्या सर? ऐसा हो सकता है। शाहबानो केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मुस्लिम वुमेन थी उनको मेंटेनेंस जो है, मुस्लिम लॉ यदि आप पढ़ेंगे और शादी और तलाक की बात करेंगे तो तलाक के बाद जो मुस्लिम लॉ, शरीयत लॉ है, वो कहता है कि आप उनको मेंटेनेंस जो है नहीं देंगे, और देंगे तो सिर्फ नहीं देंगे ऐसा नहीं है, देंगे 3 मंथ तक, इद्दत पीरियड कहते हैं, इद्दत पीरियड तक ही आपको मेंटेनेंस देने का अधिकार आपके इस्लामिक लॉ में दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना, बोला ठीक है वो होगा अपने जगह पे, लेकिन सीआरपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 125, उसमें कहता है कोर्ट ने इनको पूरे लाइफ टाइम तक दे दिया, ऑर्डर कर दिया कि जो हस्बैंड है, और हस्बैंड इनके वकील थे, हस्बैंड जो थे शाहबानो के वो एडवोकेट थे और अच्छे खासे पैसे वाले थे, और वो भी पैसा नहीं देना चाहते थे। क्यों भाई, क्या चल रहा है, ऐसे मजाक चल रहा है क्या? तो इन्होंने कोर्ट बोला ऐसे नहीं होगा, आपको भी देना पड़ेगा, और 125 में आपको सीआरपीसी में देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोविजन है, मैं इसको इन्वोक कर रहा हूँ और आपको देना पड़ेगा। लैंडमार्क जजमेंट है। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे मुस्लिम समुदाय में एक तरीके से वो वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि मेल डोमिनेंस हर जगह है और मेल डोमिनेंट रहना चाहते हैं। और यहाँ पे ये था कि बहुत सारी जो औरतें थी वो कोर्ट आना शुरू कर दी, क्योंकि एक को ग्रांट हो गया था, सारे लोग कोर्ट आ रहे थे, जो भी प्रताड़ित थे, दबे थे, कुचले थे, जो औरतें थी वो आई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक रैम्पेंट जो है इस तरीके से कोर्ट ऑर्डर पास करने लगा कि आप जो है आपको देना पड़ेगा जो मेंटेनेंस है, क्योंकि आप यदि 4 शादी के बाद 5वीं करते हैं या तो ऑब्वियसली बात है एक को तलाक देना पड़ेगा, उस सिचुएशन में मेंटेन तो करो उसको, नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर ये जब बहुत लंबा चला ये चीज, तो फिर राजीव गांधी, बहुत सारे मुस्लिम संगठन इनको अप्रोच किया, उसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत बड़ा हिस्सा था, एक षड्यंत्र था एक तरीके से। और उसके बाद एक इन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन करके कोई एक्ट लाए, मैरिज प्रोटेक्शन करके, और उसमें इस चीज को डाइल्यूट किया। हालांकि वो पूरा खत्म नहीं हुआ, वो केस अभी भी जजमेंट एज इट इज है, उसमें डाइल्यूट। अभी रिसेंटली एसटी-एससी एक्ट में भी यही हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप जो है एसटी-एससी एक्ट को इन्वोक करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लॉ पास किया, ऐसा जजमेंट दिया, बोला कि यदि ये जो आपका ये होता है ना एंटीसिपेटरी बेल, ये सब नहीं होता, मतलब लेने का प्रोविजन है इस पार्टिकुलर एक्ट में, लेकिन कोर्ट ने बोला ऐसी बात नहीं है, आप ले सकते हैं। तो इसको फिर से ओवररूल किया, ओवररूल इन द सेंस कि आप पार्लियामेंट ने दूसरा लॉ ले आया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। पार्लियामेंट, जुडिशियरी और जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों अपने आप में एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तीनों एक दूसरे सर ये एससी/एसटी वाला जो आप अभी बोल रहे थे, ये वो है ना कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल सीधा कर सकते हो। ये भी एक जो है फैक्टर है उसमें, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम केस फाइल करने जाते हैं तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया जाता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करा जाता है, उसमें देखा जाता है कि क्या सही में ये बातें हुई है या नहीं हुई है, पुलिस करती है। लेकिन यदि ये जो एसटी-एससी का मामला है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, उसमें जरूरी नहीं होता। अब पुलिस वाले इसको मानते नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। कई बार क्या होता है, जो एसटी-एससी के जो समुदाय के जो लोग हैं, कई बार इसका मिसयूज भी देखा गया। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट ये आता है, पार्लियामेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये मिसयूज हो रहा है, मुझे पता है कि ये मिसयूज हो रहा है, लेकिन अभी भी एसटी-एससी जो लोग हैं उनका ये कंडीशन नहीं है कि ये जो मिसयूज है 50% से ज्यादा हो जाए। तो मिसयूज हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन लार्जर गुड के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको करना पड़ेगा। कोर्ट ने ये बोला था कि मुझे भी पता है कि मिसयूज हो रहा है, और मैं इस पार्टिकुलर जो केस है उसमें मैं ये चीज को रूल आउट करता हूं, और मैं ये उन्होंने कहा कि आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं। तो इसको वो हटाया गया। एंटीसिपेटरी बेल का भी ऑप्शन था, एक था, आप जब बेल पढ़ाएंगे ना तो उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएगी, इसमें मैं फिर से बात कर दूंगा। तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है, उनके डिसीजन को वो चेंज करके दूसरा लॉ बना देती है, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट ही कर सकती है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता दूसरा। इस बात का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर
स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो सेंट्रल चीजें हैं, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर एक अलग चीज है। अब जैसे उसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो जो पार्टिकुलर मैटर है उसमें वो कंपिटेंट है लॉ बनाने के लिए, नहीं। अरे आधा से ज्यादा तो ऐसे मैटर निकल जाएंगे जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर कंपिटेंट ही नहीं है लॉ बनाने के लिए। समझ में आ गया बात? जो यूनियन लिस्ट वगैरह होता है सर, क्या चीज? ऐसा कोई जो लिस्ट वगैरह है जी, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वगैरह। पेशेंस रखिए, एक ही दिन पढ़ लेंगे सब क्या? अरे पूरा साल क्या करोगे फिर? ठीक है, तो जब लिस्ट वेस्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, परेशानी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ पढ़े हम लोग या फिर मन नहीं पढ़ने का? पढ़ते हैं ना, फिर नहीं ठीक है, ये सब ऐसा ही होना चाहिए, क्लास तो ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज यदि आप पढ़ ही लेंगे, बुक में तो सब चीज लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये सब मिलेगा ही नहीं आपको बुक, और क्वेश्चन ढूंढेंगे तो कोई सही आंसर मिलने नहीं वाला गूगल पे। ठीक है, तो ये ठीक चीज है, लेकिन आपको साथ के साथ वो भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बात ही करते रह जाएं और वो नहीं बने। चलिए शेयर करते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हाई कोर्ट की बात किया, हाई कोर्ट ये समझ गए। अब हम डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसकी बात करते हैं। हाँ, यहां से यदि आप पढ़ेंगे, कितने लोग आप में से हैं जो ये चीज पढ़ के समझ में आ गया है? ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है, पढ़ के समझ में आ गया है? आप में से कितने लोग हैं ऐसे? समझ में आ गया सारे लोगों को? अरे आपका आवाज नहीं आता, आपके तरफ नेट का प्रॉब्लम है। दूसरे कोई बताएं, दूसरा कोई बताए, आपको समझ में आ गया ये बात? ये पूरा चीज समझ में आया, ये वाला चीज? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे है, इसको हम देखिए, यहाँ पे देखते हैं। ये चीज हमने कर लिया, उसके बाद आप देखिए इसको ऐसे, ये चीज देखिए, चैट में क्या कर दिया ये लोग यार। ये सर ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये बात समझ में आ गया? दिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। दिख रहा है सर। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद नीचे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट तक हम लोग ने पढ़ाई कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये बोला कि इसके नीचे लोअर कोर्ट है। इनका कहना था, अभी जो हम पढ़ रहे थे, बोला कि हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट है, और उसके बाद वो साइलेंट हो गया, और उसके बाद फिर अलग से 3 पैराग्राफ दिया है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपने आप वो आराम से समझ में आ जाएगा। ये चार्ट को समझिए। जब हम लोअर कोर्ट की बात करते हैं तो ये हाई कोर्ट के नीचे होता है। अब लोअर कोर्ट को यदि हम आप यहाँ पे डायसेक्ट करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहला चीज दिखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूसरा चीज दिखेगा आपको यहाँ पे ये वाला चीज, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये दिखेगा आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट, और किसी किसी राज्य में आपको म्युनिसिपल कोर्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख जाएगा। इसको यदि इग्नोर भी कर दें तो पहला 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हम करते हैं इस बात को समझिएगा। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे आप हाई कोर्ट की बात कर रहे थे तो एक पार्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे थे। हमने अभी एग्जांपल दिया आपको, दिल्ली हाई कोर्ट, बिहार का पटना हाई कोर्ट। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो क्या होता है भाई, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। हाई कोर्ट तो है ही सबसे ऊपर एक स्टेट में, लेकिन उसके नीचे जो पूरे जिला में जितने भी लीगल कार्रवाई होता है उसका सबसे ऊपरी अदालत कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद कहता है क्या है, हैव अपीलेट एंड सुपरविजन जुरिसडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बोला कि एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये अपीलेट बॉडी भी होता है, क्योंकि इसके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं इसका मैटर को ये अपील में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा सकते हैं। तो यहां से भी अपील होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, अपील कर देते हैं। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन को आप कहां पे अपील करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। इस तरीके से चलता है। तो हम अभी नीचे वाला देख रहे हैं, हम ये तो समझ गए कि हाई कोर्ट का हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हायरार्की को पहले समझते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद वो वाला 3 पैराग्राफ हम पढ़ लेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो बेसिकली 2 तरीके का यहाँ पे हायरार्की है। पहला क्रिमिनल साइड में है, क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड, दूसरा है सिविल मैटर से रिलेटेड। ठीक है, यदि क्रिमिनल मैटर की हम बात यदि करें, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर कोर्ट को जहां पे क्रिमिनल मैटर्स डील होते हैं इसको कहते हैं सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट कहते हैं। जबकि वैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे ऊपरी न्यायालय है, वैसा जिसमें सिविल मैटर डील होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस बात को समझिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहां सिविल मैटर होंगे, और जब वो सेशंस कोर्ट बन जाए, जब वो सेशंस कोर्ट बन जाए, एक ही बात आप ऐसे समझिए कि एक ही जगह होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। इधर यदि चल रहा है क्रिमिनल मैटर तो इसको बोलेंगे सेशंस कोर्ट, ये वाला रूम में चल रहा है यदि सिविल मैटर, इसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोनों पैरेलल है, दोनों एक ही स्तर का न्यायालय होता है। इस बात को समझिएगा। सेशंस वर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम क्रिमिनल मैटर की करते हैं बात। हिंदी में लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय।
ठीक है। तो ये जो सेशंस कोर्ट है वो सत्र न्यायालय इंग्लिश वाला जो क्रिमिनल जो मैटर्स होते हैं उसके लिए होता है। तो यहां तक हमने बात समझ लिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो अलग अलग हायरार्की चलेगा। अभी तक तो एक ही चल रहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अब यहां पे दो अलग अलग हायरार्की चलेगा। एक हायरार्की में क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, दूसरे हायरार्की में सिविल कोर्ट्स होंगे, ठीक है। अब हम पहले क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करते हैं। तो पहला जो सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको सेशंस कोर्ट कहेंगे। मैंने आपको यहां पे बता दिया है क्या कहेंगे, सेशंस कोर्ट कहेंगे। इसमें सेशंस जज होते हैं, जो जज यहां पे बैठते हैं उनको हम सेशंस जज कहते हैं, और इनको एडिशनल सेशंस जज भी यहां हो सकते हैं। डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है, क्योंकि ये जो है हर एक हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है। हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है अलग अलग स्टेट में स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। लोड मत लीजिएगा, बेसिक जो चीजें हैं वो यही रहेगी, ठीक है। तो सबसे ऊपरी एक जिला में सबसे ऊपर यदि क्रिमिनल मैटर सुना जा रहा है तो क्या होगा नाम, सेशंस कोर्ट। और उसमें जो सबसे ऊपर जो जज बैठेंगे कौन होंगे, सेशंस जज। उसके नीचे कौन होंगे, एडिशनल सेशंस जज, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद तीसरा कोर्ट जब हम बात करेंगे तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इसीलिए इसको हमने कहां पे रखा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉलम में रखा था। और तीसरा जो है, अब यहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट की जब हम बात करें तो बेसिकली तीन यहां पे ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ऊपरी अदालत हो गई डिस्ट्रिक्ट में, उसके नीचे सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसमें तीन अलग अलग कोर्ट होते हैं। पहला जो होगा उसके नीचे जस्टिस के नीचे ये जो है ये जो है तीसरा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, इसको बोलते हैं सीजेएम का कोर्ट होगा, ठीक है। और उसके नीचे जो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होगा, और सबसे नीचे जो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होगा। ये क्रिमिनल का हायरार्की है। सबसे पहले आप यदि छोटा मोटा चीज है 1 साल तक का आपको करना है तो कहां जाना पड़ता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट में। फिर 3 साल का यदि है, 3 साल के पनिशमेंट तक की बात करते हैं, वैसे ऑफेंस है तो यहां पे करना पड़ता है। 5 साल तक की बात करते हैं तो यहां पे करना पड़ता है, और इससे ज्यादा जो है उसके ऊपर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हर कोर्ट का अलग अलग दायरा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सबको फाइल करेंगे यार, एक ही जगह यदि फाइल करेंगे तो फिर वो परेशान हो जाएगा यार, वो कैसे केस निपटारा ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है। तो ये तो हुआ क्रिमिनल साइड का। ठीक उसी प्रकार हम यदि सिविल केस की बात करते हैं, अब क्रिमिनल और सिविल केस पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिमिनल केस वैसे जब हम मारधाड़ की बात करते हैं, जब हम आईपीसी के किसी ना किसी प्रोविजन को इन्वोक करते हैं। सिविल केस में हुआ बंटवारे का इशू हो गया, ठीक है, जमीन का प्रॉब्लम आ गया, प्रॉपर्टी से बातें कुछ हो गई, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए जिसपे आप क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल और सिविल जब हम आईपीसी पढ़ाएंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी के लिए आप शॉर्ट में समझिए कि क्रिमिनल और सिविल में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके का जो विवाद होगा, जो डिस्प्यूट्स होंगे, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबसे ऊपरी अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट जज होंगे सबसे ऊपर, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। और बस इनको क्रिमिनल जब ये सुनेंगे तो इनको सेशन जज बोला जाता है। बस यही इतना ही याद करना है। उसके बाद यहाँ पे सीनियर सिविल जज होते हैं, यहाँ पे तीसरे लेवल पे सीनियर सिविल जज, उसके बाद चौथे लेवल पे प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, और 5वें लेवल पे जूनियर सिविल जज होते हैं, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया आपका। ये हायरार्की में बता रहा हूं। इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो तंत्र है वो फैला हुआ है, और यही चीज से जो है आप ऊपर जब चढ़ते जाते हैं तो लास्ट रिसोर्ट जो बचता है वो कहां बचता है, सुप्रीम कोर्ट में बचता है। ये सारा चीज को क्रॉस करते करते फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उसके बाद फिर अपील गए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसके बाद जो है मामला आपका खत्म होगा। मतलब यदि आप अपील करते रहें तो, ठीक है। तो ये हो गया। कई जगह यहाँ पे म्यूनिसिपल कोर्ट भी रहता है, जो छोटे छोटे लोएस्ट इन ऑर्डर ऑफ होल्डिंग मैटर्स ऑफ सिविल इंपॉर्टेंस, सिविल नेचर के मैटर्स होते हैं, सबसे नीचे कई जगहों पे म्यूनिसिपल कोर्ट भी उसको बोलते हैं। तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर हाँ सर, ये जो सर जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वगैरह है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है या फिर सर इन क्रिमिनल? ये सर समझ में नहीं आया मुझे, ये बता दो सर। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या क्या आता है सर? ये मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब जो है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है हमारे, या फिर जो क्रिमिनल सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसी के नीचे के पार्ट है सर? ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कॉलम में इसको लिखा है ना, आप देखिए ना इधर, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए ना, यहाँ देखिए, ये जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट का बॉक्स है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इनको सबऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो है डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। अब कोर्ट को आप वैसे मत समझिए। कोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पे जज बैठ गए वही कोर्ट है। यहाँ सीजीएम का ये कोर्ट होगा, आप इसको समझिए। ये बात में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सीजीएम यदि एक जज है, वहां जहां भी बैठा, वो अपने घर पे बैठ जाए, अपने कहीं ट्रेन पे बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, और यदि वो बोल देता है कि ये कोर्ट है तो कोर्ट माना जाएगा उसको। इस बात को समझिए। जहां पे जज बैठ रहा है, जहां पे जुडिशियल माइंड वो अप्लाई कर रहा है, वही कोर्ट हो जाता है। तो सीजीएम का कोर्ट हो गया, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट हो गया, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट हो गया, और ये जो है इसको बेसिकली पूरा ओवरऑल यदि देखें तो इसको सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोला जाता है। इतना ही समझना, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? बताइए क्या समझ में नहीं आया आपको? और इनका सर टाइम पीरियड भी आपने कुछ बताया था सर।
तो आपको याद सुना नहीं आपने? सर याद लिखा नहीं था सर, याद नहीं रहा। लिखो मेरे भाई, कॉपी कलम भी मैं ही दे दूं आपको, लिखते रहो ना। नहीं सर, पेन पे लिखते रहो मेरे भाई, ऐसे मत करो, लिखते रहो, ठीक है। हालांकि मैं दोबारा बताऊंगा ये सारी चीज, टेंशन मत लो, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है कि हर एक कोर्ट को दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया। जब आईपीसी वगैरह हम पढ़ेंगे ना, तब जब आप देखेंगे कि क्या है नेचर ऑफ ऑफेंस, कितना पनिशमेंट दिया जाता है अलग अलग ऑफेंस में, उस तरीके से बंटवारा कर दिया गया है। यदि 1 साल तक का पनिशमेंट दिया जाना है, ठीक है, उस वजह से जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे पहले, और उसके बाद 3 साल तक का यदि है तो यहाँ पे आएंगे, 5 साल तक का है यहाँ पे आएंगे, और ये सारा इनका जो जितना भी ऑर्डर है वो चैलेंज हो करके कहाँ जाएगा, कहाँ से ये इनका यदि चैलेंज करना होगा तो आप यहाँ पे जाकर के सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ना, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द कोर्ट, और इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अपेलेट एंड सुपरविजन जुरिसडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो सारे नीचे भी जितने भी ऑफिसर होंगे, जुडिशियल ऑफिसर, सब पे सुपरविजन उनका होगा, और ये जो नीचे वाले ऑफिसर होंगे इनके डिसीजन को वो अपील में सुन सकते हैं। मतलब इनके डिसीजन से यदि आप मान के चलो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो अपील कहां लगाएंगे, यहाँ पे आपको सेशन जज में लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे आप। समझ में आ गया बात को? ऐसे है, ठीक है। इसको हम एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे जब आपको लॉ और आईपीसी का एक बिल्कुल एक वो हो जाएगा, तो हम इसको और अच्छे से कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। जब सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ाएंगे बाद में एडवांस लेवल पे तो हम करा देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी के लिए आप ये स्ट्रक्चर याद कर लें, ये समझ लें, इतनी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कभी इससे एक्वेंटेड होते नहीं आप, तो समझ में नहीं आता है। डीएम और एसडीएम को तो देखते रहते हैं तो उनको तो समझ में आ जाता है, डीएम साहब एसडीएम, इनको तो पता ही नहीं चलता आपको, ठीक है। समझ में आया बात? क्वेश्चन था, बताइए कोमल। ये सर जो सीजीएम है और ये JM1 और JM2 है, ये लोग क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं? जी मैडम जी, और ये सीनियर सिविल जज, देखिए इधर देखिए, इसीलिए यहाँ देखिए कितना बढ़िया से ये जो क्रिमिनल यहाँ पे लिखा है मैंने, रुको मैं जरा चेंज कर लेता हूँ इसको। ये कैसे होगा चेंज, जस्ट वेट, ये तो आ ही नहीं रहा यार। हाँ दिख रहा है आपको? ये जो है देखो यहाँ पे, ये जो क्रिमिनल यहाँ पे लिखा गया है, ये जो क्रिमिनल है ये क्रिमिनल साइड है, ये पूरा नीचे तक क्रिमिनल साइड है, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर जो सुनेंगे वो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, और उसके बाद सीजेएम, उसके बाद ये जो सेशंस कोर्ट जो है सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज। समझ में आया? और सिविल मैटर जो सुनेंगे वो ये वाले होंगे, इधर वाले। समझ में आया कोमल? कुछ और पूछना है आपको? सर एक बार सबऑर्डिनेट कोर्ट का, हाँ बताइए, दोबारा बताइए। हेलो सर? हाँ बताइए। सर एक बार सबऑर्डिनेट कोर्ट का समझा दीजिए ना, फर्स्ट 3। चलिए अब समझ में आ जाएगा, अभी देखिए समझ में आ जाता है आपको। देखिए कैसे समझ में आएगा अभी, जस्ट वेट, इधर आ जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, द कोर्ट दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट आर पॉपुलरली नॉन एज लोअर कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे जो काम करता है उसको लोअर कोर्ट कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब नीचे जो लोअर कोर्ट की बात करी गई है वो 2 भाग में बट जाते हैं। मैंने बताया पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसीलिए मैंने अलग से बनाया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद दूसरा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी अलग अलग 3 ऑफिसर थे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 ऑफिसर इसमें बताएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। कौन प्रिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। द जज इज नॉन एज डिस्ट्रिक्ट जज। इस बात को ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है, द जज इज नॉन एज डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन शी और ही प्रिसाइड्स ओवर अ सिविल केस। ये बात समझ में आया? यदि वो सिविल केस में प्रिसाइड करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। एंड अ सेशंस जज, सेशंस जज कब बोलेंगे? व्हेन ही प्रिसाइड्स ओवर अ क्रिमिनल केस। जब वो क्रिमिनल केस में प्रिसाइड करेंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोलेंगे, उनको सेशंस जज बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो कोर्ट होगा सबसे ऊपरी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट बोलते हैं उसको। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मतलब जिला एंड सत्र न्यायालय। ठीक है, उसमें सिविल मैटर में यदि सुनना है तो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, यदि क्रिमिनल मैटर सुना जाएगा तो उसके जो सबसे ऊपरी अदालत होगी वो किसकी होगी? सेशन जज की होगी। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन। अब देखिए नया चीज है यहाँ पे, कहता है डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन सेशन जज व्हेन ही और सी
she or he is presiding over a district court in city which is designated as a metropolitan area by the government, state government. अब बोला कि यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बोलते, वहां पे एमएम बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर सीजेएम नहीं बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. तो बस जहां जुडिशियल है उसको चेंज कर दो मेट्रोपॉलिटन में, ठीक है. जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो जज की बात की है मेट्रोपॉलिटन जज उसको बोल दो, बस वो है. और दिल्ली वगैरह में वही चीज होता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा. वैसे ही है ये, कोई मेट्रोपॉलिटन में उसका नाम चेंज हो जाता है लेकिन काम वही रहता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज में बी वर्किंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड. मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, यहाँ पे हर चीज तो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे यदि हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं, यहाँ पे सेशन जज हुआ, इसके साथ एडिशनल सेशन जज हैं, यहाँ पे वर्किंग लोड ज्यादा है तो ये डील करेंगे मैटर को, इसीलिए इन दोनों को हम अलग रखे और इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले उसमें रखे और नीचे सबऑर्डिनेट वाले में ये तीनों को अलग हम कर दिए थे. ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोबारा पढ़िए इसको. क्या है? द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जज, ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया आपको, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट जज. मतलब डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला में सबसे ऊपर जो होता है कौन होता है? ये जो है आपके जज साहब ही होते हैं. जब भी कोई मीटिंग वगैरह होता है ना, चाहे कितने भी बड़े आईएएस रहे या कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रिसाइड कौन करते हैं? जज साहब ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट बॉडी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना. उसके बाद कहता है द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो होल्ड्स अपीलेट जुरिसडिक्शन एंड सुपरविजन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट. मतलब डिस्ट्रिक्ट जज और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो तीन मैंने बनाया, तीन क्रिमिनल साइड में, तीन सिविल साइड में, इसका जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा. अपील में वहां से सेटिस्फाई नहीं हुए तब आप जाइए हाई कोर्ट में, इस तरीके से. तो इसको क्या कहते हैं? अपीलेट जुरिसडिक्शन, मतलब अपील सुनने का अधिकार हो, ठीक है. ऑन द सिविल साइड, अब देखिए यहां से बोलता है ऑन द सिविल साइड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड्स एज असेंडिंग ऑर्डर जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज सब कोर्ट्स. उसके बाद देखिए यहां तक हो गया. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन द क्रिमिनल साइड इन असेंडिंग ऑर्डर इंक्लूड्स सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस हायरार्की. सबसे नीचे कई जगहों में ये मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करता है, तो किसी में मिले किसी में नहीं भी मिले, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरीके का है. They are the lowest in the term of handling matters of civil nature and function below the subordinate courts. Subordinate court के नीचे यदि काम यदि है वहां पे कौन करेगा? सिविल नेचर का मैटर सुनता है म्युनिसिपल कोर्ट उसको बोलते हैं. Their pecuniary limits meaning of the court's ability to hear matters upon the particular claim for money are notified by the respective state government. और कितना पैसे का मामला ये सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, ये सब स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लॉ है, हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो वो कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही होता है, ठीक है. तो ये बात अब बताइए कि क्या समझ में इसमें नहीं आया आपको? मैं दोबारा नहीं 4 बार समझा दूंगा, कोई सुनिए, क्या समझ में नहीं आया बताइए. सर जो सेशन जज होता है क्या वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है एट टाइम्स अगर जरूरत पड़ती है तो? वो डिपेंड करता है, हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है, हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है. यदि उनको दे दिया दोनों पावर तो कर सकते हैं, दोनों पावर कर सकते हैं. मतलब हो सकता है सप्ताह में 3 दिन वो सेशन जज बन जाए, 3 दिन डिस्ट्रिक्ट जज बन जाए, ठीक है. तो डिपेंड करता है, यदि मैटर सिविल सुनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा, यदि क्रिमिनल सुनेंगे सेशन जज बोलेगा. एक ही बंदा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. सेम हियर नीचे में भी नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट में बट नीचे में भी यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, इन्हीं को सिविल जज का भी पावर दे दिया जाता है, या कई बार क्या होता है सिविल जज को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है. तो ये तो हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है को क्या करना चाहता है. हाईकोर्ट ही कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हाईकोर्ट करता है. हाईकोर्ट ये इंडिपेंडेंट है, हाईकोर्ट अपने अकॉर्डिंग करता है कि किसको क्या करना है. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही है. आगे बताइए क्या पूछना है. सेशन जज को एक एक करके. सेशन जज को मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या बोलेंगे सर? मेट्रोपॉलिटन जज बोल दो यार. और सिविल जज को और डिस्ट्रिक्ट जज को? अरे भाई मेट्रोपॉलिटन नाम के आगे लगा दो ना. अरे नाम को आगे लगा दो मेट्रोपॉलिटन. ओके सर. नामांकन यार, इसमें क्या दिमाग लगाना. और बताइए दूसरे लोग, दूसरा कोई पूछिए. और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से किसी एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, हाँ. तो वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या चीफ किसी के भी पास कर सकते हैं, या मतलब उसमें भी कोई है कि सेकंड के पास ही करेंगे? लॉ होता है, हर एक स्टेट में डिपेंड करता है. और ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा. मैंने जब आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे किस ऑफेंस के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, ये भी देखना पड़ेगा. तो ऑफेंस यदि संगीन है हो सकता है ये यदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो 5 साल से ज्यादा का ऑफेंस है तो हो सकता है इनके पास लेके चला जाए. यूजुअली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होता है, कई मामलों में सेकंड क्लास के पास भी होता है. डिपेंड करता है हाईकोर्ट किसको देती है पावर, ये हर एक स्टेट का अलग अलग है. यूजुअली फर्स्ट क्लास को दिया जाता है, बहुत सारी जगह आप सेकंड क्लास को भी देखेंगे, बहुत सारी जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम को भी देखेंगे. ये चीज है.
फर्स्ट क्लास ये लिखा रहता है, तो सीआरपीसी आप पढ़ेंगे ना उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट क्लास, तो मेजोरिटी जगह पे जो लिखा है वो फर्स्ट क्लास लिखा है, लेकिन बोला कि यदि फर्स्ट क्लास नहीं रहे तो दूसरे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ले आओ। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट तीनों हैं तो इनके पास किसी को भी पास ले जाओ, यदि ये दोनों नहीं है तो कहीं भी तो ले जाना पड़ेगा ना आपको, जहां पे बन रहा है, जिनका जुरिडिक्शन सबका अलग अलग है, 3 साल वाले मैटर को ये सुनेंगे, 1 साल वाले ये सुनेंगे, 5 साल वाले 7 साल, इस तरीके से। तो ये वाला जो चीज है, कैसा भी ऑफेंस रहे, सबसे पहले मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो बेसिकली हमेशा सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास लिखा जाता है। हर एक स्टेट में हो सकता है चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है, हाईकोर्ट कई बार सेकंड क्लास को भी पावर दे देता है, वो चीज। और पूछिए पूछिए, क्वेश्चन नहीं है क्या? अरे इतना पढ़ लिया, क्वेश्चन ही नहीं है, पूछो भाई। सर थोड़ा एक कंफ्यूजन था। अरे बताइए सर इसमें ऐसा क्यों लिखा है तो फिर कि वो जो द डिस्ट्रिक्ट जज इज आल्सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज, तो सर डिस्ट्रिक्ट जज तो हम सिविल जो मतलब डिसीजन देते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, तो इसमें उसको कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज क्यों लिखा है? क्या सेशंस जज? इतना समझिए कि यदि वो दिल्ली जैसे शहर में है, दिल्ली जैसे शहर में इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है मेरे भाई, बस इतना कुछ नहीं दिमाग लगाना है, उसको हर जगह जो है ना मेट्रोपॉलिटन लगा दो उसमें, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये इसलिए लिख दिया इसमें क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कितना मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारे पास है, अक्सर पूरा भारत में थोड़े ना मेट्रोपॉलिटन है, तो जो नॉर्मल चीज है उसको हम फॉलो करते हैं। मेट्रोपॉलिटन जहां आप जाएंगे ना दिल्ली वाले कोर्ट में, वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं लिखा रहता है, वहां पे एमएम लिखा रहेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो बस क्या ही फर्क पड़ता है, बात वही है, बस नाम के आगे वो हटा दिया, वो लगा दिया, वो वाली चीज है, और कोई बात नहीं। शॉर्टकट में लिख दिया और कोई बात नहीं, हर चीज थोड़ी ना एलाबोरेट करता है ये, बस ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बेकार वो बस इतना समझिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में यदि है तो मेट्रोपॉलिटन होगा, उसके नाम पे आगे लग जाता है बस वो, और कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं अंतर है, ये बात है। सर जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है? नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट का पहला अपील डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या नहीं काइंड जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, एग्जाम्स काइंड ऑफ। हाँ, ठीक है, ओनली हाई कोर्ट, कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, नथिंग। ये है कई जगह में आप देखे होंगे कि स्टेट पीएससी जो होती है वही एग्जाम कंडक्ट कराती है जुडिशियल सर्विसेज वगैरह की, तो वो जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, हाईकोर्ट उनको बोलता है कि आप मेरा एग्जाम कंडक्ट करवाओ, तो करा देती है, ठीक है। कई जगह हाईकोर्ट अपनी मर्जी से कराता है, तो डिपेंड करता है, अपना अलग अलग है, तो हाईकोर्ट जैसा चाहेगा वैसा होगा, वो हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग है, दूसरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। इवन आपका सैलरी जो होगा वो 7th पे कमीशन नहीं लगता जजेस पे, पता है आपको ये सारी चीजें। आपकी जो सैलरी आएगी यदि जज बन जाएंगे तो आपको 7th पे कमीशन से नहीं मिलेगी, आपको जुडिशियल सर्विस पे कमीशन से मिलेगी। एक जो लॉयर्स जज होते हैं उनको भी सिविल सर्वेंट से करीब 15 से 20 हजार रुपए ज्यादा मिलता है जजेस को, ठीक है। तो जुडिशियल सर्विस पे कमीशन बिल्कुल अलग है, और जज ही डिसाइड करते हैं उसको, क्योंकि आईएएस ऑफिसर और ये सेक्रेटरी और ये पार्लियामेंट वाली ये चीज डिसाइड नहीं कर सकती कि हम तुमको कितना पैसा देंगे, वो खुद ही डिसाइड करते हैं, बस भेज देंगे वहां पे और आप उस पर साइन कर दीजिए, वो वाली चीज है। जो कमेटी बनेगी वो जजेस की ही बनेगी, उसमें कोई एग्जीक्यूटिव वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि आप सैलरी को कंट्रोल करोगे तो कई मायनों में उसको उसके वर्किंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे खतरा है। और इसीलिए ये जुडिशियल सर्विस पे कमीशन जो 7th पे कमीशन चल रहा है, दैट इज नॉट अप्लाइड ऑन द जुडिशियल मेंबर और द जुडिशियल ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाई कोर्ट, वो कहीं भी रहे, किसी भी हाई कोर्ट के रहे। जब भी आप जज नियुक्त किए जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं या सिविल जज बनते हैं, तो यू आर ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट के ऑफिसर हैं, और इसीलिए बहुत पावर होता है आपके पास, पुलिस आपको छू नहीं सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती है, बहुत सारी तामझाम है, बहुत ज्यादा चीज है। पैसा भी जो है आपको जुडिशियल सर्विस पे कमीशन से आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी हम वैसे ही बात करेंगे इस सब मुद्दों पे, बहुत लिक्विडेटिव चीज है, कोई सुनिए कर सकते हैं, बाकी रिस्पेक्ट बहुत सारा है, तो जज बहुत सही चीज है, आप चाहे तो कर सकते हैं आगे पढ़ करके, ठीक है। और क्वेश्चन किसी का है? क्वेश्चन तो पूछे कम से कम, नहीं चलिए कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स नोट में। जब मैं 6th 7th में होता था तो मैं क्या करता था ना, बॉक्स वाला जो है ना, बॉक्स वाला छोड़ देता था कि अरे बॉक्स में दिया गया इसको नहीं पढ़ना है, वो बॉक्स में दिया गया इसलिए नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन उसी से आता था एग्जाम में। तो देखते हैं, अब तो 6th 7th वाली खत्म हो गई बात, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या सही में वाकई में ये इंपॉर्टेंट होता है या नहीं है, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ जज सिटिंग टुगेदर ऑन अ लीगल मैटर इन अ कोर्ट कंस्टिट्यूट्स अ बेंच। मतलब यदि एक से ज्यादा जज जो हैं बैठे हुए, एक ही साथ 2 लोग बैठ गए और मैटर को सुन रहे हैं, उसको डिवीजन बेंच कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर ऑन अ लीगल मैटर इन अ कोर्ट कंस्टिट्यूट्स अ बेंच। तो इसको क्या कहते हैं? बेंच कहते हैं, ठीक है। डिवीजन बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, तो धीरे धीरे समझेंगे हम इसको। द लॉयर्स कंस्टिट्यूट द मेंबर्स ऑफ द बार,
और जो लॉयर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ द बार होते हैं, जबकि जजेस जो होते हैं मेंबर ऑफ द बेंच होते हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, अ डिवीजन बेंच कंप्राइज ऑफ 2 और 3 जजेस, 2 या 3 जजेस यदि होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवीजन बेंच। यूजुअली डिवीजन बेंच 2 ही जजेस को बोलते हैं, 3 वाले को भी इंक्लूड कर लेते हैं कभी कभी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजेस ऑफ 5 और मोर जजेस एंड मे एक्सटेंड टू 13 जजेस। समझ में आ गया। अभी आप जल्दी से एक केस का नाम बताइए जिसमें 13 जजेस का बेंच बना था। आप बताइए कौन सा केस था। केशवानंद भारती केस। और कोई दूसरा कोई जवाब देना चाहेंगे? इनका जवाब तो गलत हो गया, दूसरा कोई देना चाहेंगे? गोलकनाथ था। आप मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको छोड़ करके दूसरा कोई जवाब देना चाहेगा? जितने भी लोग इस ग्रुप में है, मतलब देख रहे हैं क्लास, 13 जजेस का बेंच। अरे रेडमी इज वेटिंग। अभी अब जाने के समय में रेडमी क्या यार, आप लोग अपना नाम चेंज कर लेना यार। रेडमी और ओप्पो आता है कि रेडमी इज ट्राइंग टू ज्वाइन योर क्लास। क्या है रेडमी, नाम चेंज कर दो यार, परेशानी होती है मुझे उसमें, फिर पता नहीं कौन कौन ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप लोग पैसा दे करके आए हो यार, तो फ्री में थोड़ी ना ये होगा, सारे लोग ज्वाइन कर देंगे तो फिर आप ही को नुकसान होगा। हाँ बताइए, इनको छोड़ करके, अमित जी को छोड़ करके बाकी तो बता दो। कोई भी ऐसा बेंच है, कोई भी ऐसा केस नाम बताओ जिसमें 13 जजेस का बेंच बैठा हो। यार आप लोग बोलते ही नहीं यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे यार बोलो तो सही, कुछ सुनाई दे रहा है? Am I audible to all of you? Yes sir. सर यही है, केशवानंद भारती केस है, आई थिंक। बिल्कुल सही है, ये सही बोले। मैं जानबूझ करके ये गलत बोला ताकि आप लोग कंफ्यूज करें। केशवानंद भारती केस था जिसमें 13 जज का बेंच पहली बार बैठा गया था, किया गया था। तो ये चीज आप देख लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, डिवीजन बेंच 2 या 3 से 3 जजेस, ये वाला चीज देख लीजिए। बेंच ग्रुप ऑफ जजेस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एटलीस्ट 5 जजेस बैठेंगे। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से इसको आप जो है ध्यान से समझ लीजिए। और उसके बाद जो है आगे क्या है, आगे कुछ आपके लिए है। आगे बच गया ट्रिब्यूनल्स, जो कि आज मैं नहीं करा रहा अब, ठीक है ना। 3 एपिसोड आपको मैं पढ़ा दिया हूं। और इतना आप लोगों को कैसा लगा? कुछ और चीज करना, थोड़ा स्लो है, समय हमारे पास है, गाड़ी नहीं छूट रही है, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। लेकिन नोट्स वोट्स बना के रखिए, लास्ट में रिवीजन करने में भाई बड़ा आसान होगा, आराम से पास होगे। मेरे बात समझ लो, नहीं समझोगे, इधर उधर करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा नॉलेज इस बुक में है। और हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता करके, एग्जांपल दे करके, बहुत सारा क्लास में एक पार्टिसिपेटिव क्लास होनी चाहिए। अदरवाइज पार्टिसिपेटिव यदि नहीं होगी ना तो बोरिंग सा लगता है। मतलब आया कोई मास्टर कुछ भी पढ़ा के चला गया, अरे भाई वो तो पढ़ लेगा आदमी, सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें, आप कैसे थोड़ा सा उसको समझाओगे तभी तो चीजें क्लियर होगी। तो ये चीज है। तो आप लोग पढ़े थे, अब आप बताइए कि इनमें से कुछ चीजें आपको नया चीज सीखे या नहीं सीखे। कहीं ऐसा तो नहीं लगा अरे सर बुक में तो लिखा ही हुआ है, क्या ही आप पढ़ा रहे हैं फालतू का, कुछ ऐसा तो नहीं लगा? आप बताइए, 1 मिनट 2 मिनट आपके पास है, कुछ आप शेयर कीजिए। सर हाँ बताइए। नहीं सर, अच्छे से क्लियर हो गया सर। ये ज्यादा क्लियर हो गया सर। पहले हमने जो चीज हमें समझ नहीं आई थी वो हमने छोड़ दिया। और कोई बताएंगे तो बताइए। बिल्कुल समझ। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स वेट्स बनाते रहिए। और कई लोगों को ऐसा होगा कि सब चीज लिखा हुआ, सब उसमें लिखा तो सब कुछ है, लेकिन किस चीज पे स्ट्रेस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नोट करने के लायक है, कौन सा छोड़ने के लायक है, ये सब करने से लास्ट में आपके ऊपर लोड कम होगा। लास्ट में क्या आप पूरा किताब रिवाइज करोगे? क्या नहीं कर सकते ना, समय नहीं होता इतना। तो ये सारा चीज आप नोट्स बना करके करेंगे तो लास्ट में एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो वाली चीज। सर मतलब ये कहना चाहूंगा मैं, ये सजेशन है, जैसे आज तो नोट्स, किसी का कैमरा ऑन, हाँ कोई बात नहीं, बताइए। हाँ। आज तो नोट्स बना लिए हैं क्लास चलते चलते, पर सर उसमें ना माइंड बार बार शिफ्ट करना पड़ता। तो अगर मतलब नोट्स रिकॉर्डिंग तो होती है अपने पास, अभी जूम पे कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है कि 40 मिनट में कट जाता है। तो रिकॉर्डिंग मिल जाए, उसके बाद हम लोग, क्योंकि क्लास पे अगर फोकस करके करेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग मेरे लिए तो यही है कि सर रिकॉर्डिंग मेल पे भेज देंगे तो फिर रिकॉर्डिंग से नोट्स बना लेंगे। अभी क्लास पे पूरा फोकस करें आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सुटेबल लगता है वैसा कीजिए, कोई सुनिए। बेसिकली मैं रिकॉर्ड तो किया हूँ, देखते हैं किसमें किस तरीके से होता है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ उसको। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें। एनीवे देखते हैं कैसे हो। ठीक है, सर स्काइप भी यूज कर सकते हैं। स्काइप पे 50 आदमी लगभग कनेक्ट हो सकते हैं, तो अगर जूम प्रॉब्लम कर रहा है तो स्काइप कर। कितने देर के लिए? सर उसमें टाइम लिमिट नहीं होता है, आप मतलब कितनी भी देर के लिए कर